पोर्ट का एक ले लें तो चलें बहुत भाई, सही अब रहेगा। आप कुछ हो जाए, मैं यहाँ पे एक 48 पोर्ट का ले लेता हूँ और एक स्विच मैंने 16 पोर्ट का लेके आ गया, ठीक है ना। एक स्विच मैंने लिया 16 पोर्ट का, 16 पोर्ट का और एक 48 पोर्ट का। मेरा टारगेट क्या है, मुझे कितने यूजर कनेक्ट करने हैं? 60 यूजर कनेक्ट करने। तो 60 यूजर कनेक्ट करने हैं। अब 48 यूजर ऊपर बैठे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल 48 यूजर बैठे हैं आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और 16 यूजर बैठे हुए हैं आपके सेकेंड फ्लोर के ऊपर। अब ये दोनों यूजर, जाहिर सी बात है, जब नेटवर्क चलेगा आपका तो आपके जो डिपार्टमेंट हैं वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, सर्वर होगा, नेटवर्क होगा, तमाम चीजें आपस में काम करेंगे, आपस में यूजर इंटर कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको इन दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट भी करना है। तो कनेक्शन के लिए आप क्या करेंगे कि एक केबल निकालेंगे ऊपर वाले स्विच से, और उस केबल को नीचे वाले स्विच के अंदर लाके कनेक्ट कर देंगे। वट एवर द पोर्ट नंबर हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट आपने दोनों स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर दिया, ताकि जो यूजर आपका यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड फ्लोर के ऊपर, वो यूजर यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर पे यूजर बैठा है इसके साथ कम्युनिकेशन को स्टार्ट कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, कि अगर आपके दोनों स्विचेस जब कनेक्ट हुए हुए हैं, उनके दरमियान में जो केबल है, जो लिंक है, वो एक लिंक है। अगर ये लिंक कट जाए या डाउन हो जाए तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो यूजर्स हैं आपस के अंदर उनकी जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो जाएगी। ये मैं अभी आपसे सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, सिनेरियो डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो इस केस के अंदर फिर आप क्या करेंगे? कोई आइडिया है इस केस में फिर हम क्या करेंगे? सर मल्टीपल केबल से कनेक्ट करेंगे इसको। ठीक है ना, इसी तरीके से होता है कि मल्टीपल केबल से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। आप मल्टीपल केबल से कनेक्ट करते हैं स्विच को। तो आप क्या करेंगे, इस केबल को एक और, इस स्विच को एक और केबल से कनेक्ट कर देंगे, जो कि आपका बैकअप लिंक बन जाएगा। और ये बैकअप लिंक उस जो है आपका इस तरह से बनेगा कि अगर एक केबल आपने इसलिए लगाई कि अगर एक केबल मेरी डाउन हो जाए तो जो यूजर की कनेक्टिविटी है, जो डाटा की ट्रांसमिशन है, वो दूसरे लिंक से चलती रहे। लेकिन इस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है? इस केस के अंदर प्रॉब्लम आती है स्विचिंग लूप्स की। ये हमने अपना सोल्यूशन तो निकाल लिया, हमने दो केबल लगा दी आपस के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी इसके अंदर? स्विचिंग लूप। किस किस की प्रॉब्लम आएगी? स्विचिंग लूप्स की प्रॉब्लम आएगी। स्विचिंग लूप्स क्या होते हैं? कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे दोनों लिंक्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, कोई लिंक अभी डाउन नहीं हुआ। ये जो हमने यहाँ पे लिंक डाउन किया है, ये बेसिकली अभी हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कोई लिंक डाउन नहीं है। दो लिंक्स मेरे पास इस वक्त कनेक्ट हैं, दोनों लिंक्स कनेक्ट हुए हुए हैं इस वक्त, ठीक है। तो कोई लिंक डाउन नहीं है। अब स्विचिंग लूप क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर ये जो कंप्यूटर है, अगर इसको हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर ए है, और जो ऊपर यूजर बैठा हुआ है जो कंप्यूटर बी है, अगर कंप्यूटर ए कोई ब्रॉडकास्ट करता है, कंप्यूटर ए अगर कोई ब्रॉडकास्ट करता है, मैंने स्विचिंग आपको जब स्टार्ट में पढ़ाई थी, तो जो बेसिक स्विच का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब भी स्विच के पास कोई रिक्वेस्ट आती है या कोई फ्रेम स्विच को रिसीव होता है, तो स्विच का बिहेवियर क्या होता है कि अगर कंप्यूटर ए की तरफ से कोई ब्रॉडकास्ट या कोई चीज स्विच को रिसीव हो रही है, तो स्विच क्या करेगा, जिस पोर्ट से उसे वो रिसीव होता है उस पोर्ट को छोड़ देता है, वो बाकी तमाम पोर्ट्स के ऊपर क्या करता है, वो ब्रॉडकास्ट कर देता है उस फ्रेम को या उस आने वाली रिक्वेस्ट को। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको ब्रॉडकास्ट करता है, सेकंड टाइम यूनिकास्ट। अब जिस स्विच के लिए वो रिक्वेस्ट जा रही है वो स्विच बैठा है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि दूसरे स्विच से कनेक्ट है। तो स्विच वन क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा जो कि तमाम सब तरफ जाएगी, और स्विच टू के पास भी वो रिक्वेस्ट जाएगी। तो ये जो रिक्वेस्ट है, एक तो ये इस लिंक से निकलेगी, इस लिंक से निकल के यहाँ स्विच के पास चली जाएगी, और सेकंड इस लिंक से भी ये रिक्वेस्ट निकलेगी और इस स्विच के पास भी चली जाएगी। ये रिक्वेस्ट दो तरफ से इसको रिसीव होगी। अब ऊपर वाला स्विच क्या करेगा? ऊपर वाला स्विच क्या करेगा कि जब उसे पहली रिक्वेस्ट मिली थी इस पोर्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये पोर्ट नंबर ऊपर स्विच का पोर्ट नंबर 10 है, और ये वाला पोर्ट नंबर ऊपर स्विच का 20 है। तो पोर्ट नंबर 10 और 20, तो पोर्ट नंबर 10 से और 20 से वो स्विच अपलिंक हुआ है, कनेक्ट हुआ है। तो 10 नंबर की पोर्ट से जब उसे रिक्वेस्ट मिली तो स्विच का बिहेवियर मैंने बताया आपको, जिस पोर्ट से ये
रिक्वेस्ट रिसीव होती है उसके ऊपर तो उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट पे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो स्विच क्या करेगा, अपनी तमाम पोर्ट पे यहाँ पर भी ब्रॉडकास्ट आ जाएगी, इस वाले कंप्यूटर के पास भी आ जाएगी, और 20 नंबर पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट बाहर भी निकलेगी। तो जब 20 नंबर पोर्ट से वो ब्रॉडकास्ट बाहर निकलेगी तो कहाँ पर जाएगी वो ब्रॉडकास्ट? वो ब्रॉडकास्ट आपके घूमकर नीचे वाले स्विच के ऊपर आएगी। अब जब नीचे वाले स्विच के पास यहाँ ब्रॉडकास्ट आएगी तो ये इसका भी वही बिहेवियर है कि जिस पोर्ट से रिसीव हो रही है उसको ऊपर तो नहीं भेजेगा ना वापस, उसको छोड़ के तमाम पोर्ट पे क्या कर देगा, तमाम पोर्ट्स के ऊपर सेंड कर देगा। मशीन ए के पास भी वो ब्रॉडकास्ट आ जाएगी और कहाँ चली जाएगी, इस लिंक के ऊपर वापस चली जाएगी। और ये जब वापस इस स्विच के पास जाएगी तो अगेन वही सेम बिहेवियर, जिस पोर्ट से मिली उसे छोड़ के सब पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इस केस के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके का एक लूप जनरेट हो जाएगा। यहाँ से रिक्वेस्ट निकलेगी, यहाँ जाएगी, फिर घूमेगी, फिर यहाँ जाएगी और फिर घूमेगी। तो ये एक लूप जनरेट हो जाएगा स्विचेस के दरमियान। इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं स्विचिंग लूप। अब स्विचिंग लूप की के होने की प्रॉब्लम की वजह से क्या चीजें हो सकती हैं कि किसी का मैसेज आया है, कोई प्रॉब्लम है, आवाज नहीं मेरी आ रही क्या? नहीं सर, आवाज तो क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो ये असद भाई क्या कह रहे हैं कि सर नेट बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये बताने की बात तो नहीं है ना यार। ओके। तो स्विचिंग लूप्स के भाई प्रॉब्लम की वजह से जो आपका नेटवर्क है वो बिल्कुल चोक हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। नेटवर्क क्या हो जाएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा, क्योंकि कोई रिक्वेस्ट उसको मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना, आपके पास दो स्विच हैं और ये दोनों स्विचेस आपस के अंदर जब कनेक्ट हो जाएंगे, एक लिंक यहाँ पर है, एक लिंक यहाँ पर है, तो जो रिक्वेस्ट उसे मिलती जाएगी एक लिंक से, दूसरे से निकलेगी, एक से निकलेगी, दूसरे से निकलेगी, और एक ही लूप बन जाएगा। तो स्विचिंग लूप्स नेटवर्क के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एक तो ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म है, बेहद ब्रॉडकास्ट जो है वो स्टॉर्म पैदा होगा और कोई भी यूजर आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप इवन ये टेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कोई स्विच लें, जो कि कोई भी स्विच लें, और उस एक स्विच के अंदर आप क्या करें कि इसमें एक पोर्ट के ऊपर आप एक केबल लगाएं और वो केबल आप निकालें, वो केबल निकाल के इस उसी स्विच की दूसरी पोर्ट के ऊपर भी लगा दें। तो ये क्या होगा, एक ब्रॉडकास्ट यहाँ से निकलेगी और इस पोर्ट को छोड़ के वो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर देगा स्विच दोबारा, और ये इसको छोड़ के यहाँ ब्रॉडकास्ट करेगा, और ये तो आप देखेंगे कि इसी स्विच के ऊपर एक लूप जनरेट होगा। ये इस टाइम पे तो जो लूप जनरेट होगा, ये लोग लॉबी में बैठे हैं। मैं 2 मिनट कर दूंगा। भाई टाइम से रिक्वेस्ट नहीं सेंड करते यार। ये लास्ट है, इसके बाद मैं नहीं करूंगा एंटर। ठीक है, चलो एनीवे। तो डिस्कस हमने किया, एक तो हमें सोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए कि जब दो स्विचेस आप लगाएंगे तो उसके अंदर आप एक अपलिंक तो लगा नहीं सकते हो, क्योंकि हम एक अपलिंक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, हमें दूसरा अपलिंक चाहिए। और जैसे ही आप स्विच के ऊपर दो अपलिंक कनेक्ट करते हैं तो स्विचिंग लूप्स की पॉसिबिलिटी हो जाती है। इस चीज को
इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम जो चीज इम्प्लीमेंट करते हैं या डिस्कस करते हैं वो है आपके स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या एसटीपी। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल या एसटीपी को आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने नेटवर्क के अंदर, तो जिसकी वजह से जो पॉसिबिलिटी ऑफ लूप्स है वो आप अवॉइड कर सकते हैं, स्विचिंग लूप्स। अच्छा, अभी हमने जो प्रॉब्लम डिस्कस की उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास के दो तरह के सॉल्यूशन में। या तो मैं एक नंबर एक तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा लिंक्स ही नहीं लगाऊं स्विच के ऊपर। अगर एक्स्ट्रा लिंक्स नहीं लगाएंगे तो उसके साथ हम रिलाई नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स्ट्रा लिंक नहीं है तो नो रिडंडेंसी, आपको कोई रिडंडेंसी जो है वो नेटवर्क में नहीं मिलेगी। तो हमें एक्स्ट्रा लिंक लगाने पड़ते हैं ताकि नेटवर्क में रिडंडेंसी जो है वो मिले, पॉसिबल बने। और जब हम दो लिंक लगा देते हैं, जब दो लिंक हम लगाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। वो दो ऑप्शन कौन से हैं कि या तो हम उस लिंक को मैन्युअली शट डाउन करें, शट डाउन द एक्स्ट्रा लिंक टेम्परेरी। फॉर एग्जांपल इस स्विच ए के ऊपर पोर्ट नंबर 10 पर एक लिंक लगाए, स्विच ए के ऊपर पोर्ट नंबर 20 पर एक लिंक लगाए। इसी तरह स्विच बी की पोर्ट नंबर 10 पे एक लिंक है और पोर्ट नंबर 20 पे एक लिंक लगा हुआ है। एट द सेम टाइम एक लिंक जो है वो काम करेगा और एक लिंक जो है वो काम नहीं करेगा। तो हम, और अगर हमने दोनों लिंक एक्टिव कर दिए तो आपको पता है कि स्विचिंग लूप जनरेट हो जाएंगे जो हमने डिस्कस किए। तो हम मैनुअली एक पोर्ट को शटडाउन की कमांड से शटडाउन रखें, और जब जब ऊपर वाला लिंक डाउन हो जाए या कट जाए, केबल खराब हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो हम मैनुअली स्विच के अंदर लॉग इन होकर इसको नो शट डाउन करेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कि ये लिंक कब डाउन होगा हमें कैसे पता चलेगा, और जब वो डाउन होगा उस वक्त हम फिजिकली मौजूद होंगे, स्विच का एक्सेस होगा नहीं होगा। और अगर नेटवर्क में आपके पास 50 स्विचेज हैं, 50 स्विचेज हैं, तो आप किस तरीके से उन 50 स्विचेज को मैनेज करेंगे कि आप उस पर शटडाउन की कमांड चलाएं और बाद में नो शटडाउन की कमांड चलाएं। तो तीसरा जो चीज है, ये तो सोल्यूशन काम नहीं करता, तो तीसरा जो चीज है दूसरा, वो है आपका ऑटोमेटिकली ब्लॉक एक्स्ट्रा लिंक्स विच कैन बी डन बाय स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो वहां पे जो स्विचेस के अंदर आपके पास स्विचिंग लूप्स अवॉइडिंग टेक्निक या टेक्नोलॉजी आती है वो है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, जिसे हम एसटीपी कहते हैं। तो सॉल्यूशन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, प्रॉब्लम आपने देख ली स्विचिंग लूप्स है। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल बेसिकली क्या हमें हेल्प करता है स्विचिंग लूप्स अवॉइड करने में, किस तरह से हेल्प करता है? तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्टॉप द लूप्स व्हिच ऑकर व्हेन यू हैव मल्टीपल लिंक्स बिटवीन द स्विचेस। जब हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्विच के ऊपर एक से ज्यादा जब लिंक्स होंगे तो आपके जो एक्स्ट्रा लिंक्स होंगे वो शट डाउन कर देगा स्पैनिंग ट्री। तो स्पैनिंग ट्री स्टॉप अवॉइडिंग ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, जो मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसमें से एक है ब्रॉडकास्ट स्ट्रॉम, और मल्टीपल फ्रेम कॉपी। मल्टीपल फ्रेम कॉपी होंगे कि एक स्विच से जो फ्रेम मिल रहा है वो दूसरे स्विच के ऊपर भी जा रहा है। तो बाय द वे जो स्विच है आपका वो लेयर 2 के ऊपर होता है, और लेयर 2 के ऊपर कौन सा पीडी होता है? फ्रेम का पीडी होता है, ठीक है, फ्रेम का पीडी होता है लेयर 2 पे। तो आपके मल्टीपल फ्रेम कॉपी जो हैं वो अवॉइड होंगे। और डेटाबेस इनस्टेबिलिटी, डेटाबेस इनस्टेबिलिटी क्या चीज है? मैक एड्रेस का डेटाबेस, मैक डेटाबेस। क्योंकि जो मैक स्विच को इस पोर्ट से मिलेगा, अगर लूप जनरेट होता है तो वही मैक एड्रेस स्विच को दूसरी पोर्ट से भी मिल रहा होगा। आपको पता है कि स्विच जो है वो मैक एड्रेस लर्न करके अपने मैक टेबल में बनाता है। तो स्विच के पास क्या इन्फॉर्मेशन होगी कि उसके पास एक मैक एड्रेस टेबल होगा, उस मैक एड्रेस टेबल के अंदर पोर्ट ए के ऊपर भी वही मैक एड्रेस होगा और पोर्ट बी के ऊपर भी सेम मैक एड्रेस होगा। तो स्विच का जो मैक एड्रेस टेबल है वो काम करना बंद कर देगा। ये प्रॉब्लम होगी, तो जिसको स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल अवॉइड करता है। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। तो स्पैनिंग ट्री क्या है? एक ओपन स्टैंडर्ड लेयर 2 का प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड है बट लेयर 2 का प्रोटोकॉल है, और IEEE ने डेवलप किया है। और आपको पता है कि जब भी IEEE किसी प्रोटोकॉल को डेवलप करता है तो उसको कोई ना कोई प्रोटोकॉल आईडी या प्रोटोकॉल नंबर असाइन जरूर करता है। और स्पैनिंग ट्री जो है वो बाय डिफॉल्ट तमाम सिस्को स्विचेस के ऊपर इनेबल होता है। हमें अब इसका प्रोसेस समझना है बेसिकली कि स्पैनिंग ट्री काम किस तरह से करता है, उसकी तरफ चलते हैं। तो हाउ एसटीपी वर्क या हाउ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क्स, कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल काम किस तरह से करता है। यहाँ तक पिछले स्लाइड्स तक और ये प्रॉब्लम तक, सॉल्यूशन तक कोई सवाल है?
वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरी क्या आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है सर, क्लियर है क्लियर आ सर। रही है। बार बार एक मैसेज आ रहा है किस जी साहब सर, का आ रहा है, बिल्कुल ये क्लियर जुबैर आ की रही तरफ से आया है भी कि वीडियो क्लियर आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही। तो वीडियो तो मैंने शेयर ही नहीं की है, फिर वीडियो कैसे आ रही है आपको? मैं तो कमेटी उतार के बैठा हूँ भाई, मैंने सिर्फ वीडियो शेयर नहीं की, स्क्रीन शेयर की है। हाउ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वर्क्स, कि स्पैनिंग ट्री काम किस तरह करता है। स्पैनिंग ट्री तीन चीजों को सिलेक्ट करता है। सबसे पहले आपके पास सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट, एक रूट पोर्ट जो है वो सिलेक्ट की जाती है। नंबर वन, स्पैनिंग ट्री रूट पोर्ट सिलेक्ट करता है, उसके बाद रूट ब्रिज सिलेक्ट करता है, रूट ब्रिज सिलेक्ट करने के बाद रूट पोर्ट सिलेक्ट करता है, और उसके बाद फिर ये तीन कंडीशन जो है वो मैच करनी चाहिए किसी भी नेटवर्क के अंदर। जब भी आप दो स्विच को कनेक्ट करते हैं, हमने जो टोपोलॉजी देखी थी कि एक स्विच आपने यहाँ लगाया, दूसरा स्विच आपने यहाँ पर कनेक्ट किया, तो ये अगर स्विच 2 है और स्विच 1 है, तो स्विच 2 और स्विच 1 और स्विच 1 आपस के अंदर जब मल्टीपल लिंक्स के थ्रू आप कनेक्ट कर देंगे, एक लिंक आपने यहाँ से लिया और एक लिंक आपने स्विच के ऊपर यहाँ से लिया, तो मल्टीपल लिंक कनेक्ट करने के बाद जब नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी इस तरह की बन जाती है कि मल्टीपल स्विचेस कनेक्ट होते हैं, जितना डायग्राम में दिखाया जा रहा है, तो उस वक्त इलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले क्या होता है? इलेक्शन होता है। जब भी नेटवर्क के अंदर आप कोई नया स्विच लगाते हैं ना, तो हर स्विच अपने आप को ये समझता है कि मैं रूट ब्रिज हूँ। हर स्विच अपने आप को क्या समझता है? कि आई एम द रूट ब्रिज। अच्छा, रूट ब्रिज क्या होता है? रूट ब्रिज एक ऐसा स्विच होता है जिसे आप कह सकते हैं कि वो एक माए बाप है, ठीक है। वो समझता है कि मैं नेटवर्क में अकेला हूँ और मैं ही जो है सबको लीड, बेसिकली आई एम द लीड स्विच, आई एम द लीडर ऑफ द ऑल द स्विचेस। तो हर स्विच अपने आप को रूट ब्रिज समझता है। रूट ब्रिज एक ऐसा स्विच होता है जो आपके नेटवर्क का सेंट्रल पॉइंट भी होता है, सेंट्रल पॉइंट या फोकल पॉइंट होता है, ठीक है। नेटवर्क का के अंदर सेंट्रल पॉइंट होगा। तो रूट ब्रिज is a switch that is a central point और focal point of the network, जिसके थ्रू तमाम ट्रैफिक फ्लो करती है। तो अगर डायग्राम के ऊपर आते हैं तो आपके पास ये तीन स्विचेस हैं। इसके अंदर क्या होगा? अब सबसे पहले ये स्विच समझेगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ, ये स्विच समझेगा मैं रूट ब्रिज हूँ, और ये स्विच समझेगा कि मैं रूट ब्रिज हूँ। लेकिन जब इनके दरमियान में इलेक्शन प्रोसेस होगा तो उसके अंदर पता चलेगा कि एक्चुअल में रूट ब्रिज कौन है, और उस इलेक्शन के बाद वो रूट ब्रिज बनेगा, बाकी तमाम जो होंगे वो नॉन रूट ब्रिज बनेंगे। अब रूट ब्रिज को सिलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो डिस्कस करते हैं कि रूट ब्रिज बनता किस तरीके से। स्पैनिंग ट्री के अंदर आप अपने कंपनी के अंदर, अपने नेटवर्क के अंदर दो स्विच लगा दें तो दोनों में से कोई एक रूट ब्रिज बनेगा। आप तीन लगाएं, आप तीन तो स्विच लगाएं, तो कोई एक स्विच ऐसा होगा जो रूट ब्रिज बनेगा। तो रूट ब्रिज बनने की जो शर्तें हैं, जो कंडीशन है, वो क्या है? नंबर एक, के द ब्रिज विद द बेस्ट लोएस्ट ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी क्या होती है? किसी भी स्विच के, हर स्विच के ऊपर एक ब्रिज आईडी होती है, जिस और ये ब्रिज आईडी सबकी यूनिक होती है। और ब्रिज आईडी जो है वो कॉम्बिनेशन होता है प्रायोरिटी और मैक एड्रेस का। ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। अब ये जो आप इसके अंदर प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी तमाम स्विचेस की बाय डिफॉल्ट सेम होती है। वो प्रायोरिटी वैल्यू क्या होती है? वो प्रायोरिटी वैल्यू होती है आपकी 32768। ये प्रायोरिटी वैल्यू है 32768। ये आपकी प्रायोरिटी वैल्यू है जो तमाम स्विचेस के ऊपर सेम होती है। ये प्रायोरिटी वैल्यू किस तरह से आई या कहां से आई? तो आपके पास जो आपका लेयर 2 का फ्रेम है उसके अंदर जो कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे ब्रिज प्रायोरिटी का, स्पैनिंग ट्री के अंदर, कि मैक एड्रेस आपको पता है कितने बाइट्स का होता है? मैक एड्रेस 6 बाइट्स का होता है। और अगर आप इसको बिट्स में करें तो कितने बिट बनते हैं मैक एड्रेस के? 48 बिट। तो 48 बिट्स का हमें पता है मैक एड्रेस होता है, इसका स्ट्रक्चर भी हमें मालूम है। इसी तरह से 2 बाइट्स की क्या चीज है? ब्रिज प्रायोरिटी। और ब्रिज प्रायोरिटी कहाँ अप्लाई होगी, कब अप्लाई होगी? जब स्पैनिंग ट्री वर्क करेगा वहां पे ब्रिज प्रायोरिटी के ये टैग यूज होगा, जो कि 2 बाइट का है। तो 2 बाइट का मतलब होता है कि 16 बिट, 16 बिट की जो है वो क्या है? ब्रिज प्रायोरिटी है। और अगर आप
2 की पावर 16 करें तो जो जवाब आता है 2 की पावर 16 वो आता है 65,536, ये जवाब आता है। ठीक है ना। तो अब कोई ऐसा नंबर चाहिए होता है यहाँ पे, ये जवाब तो आपको पता निकल गया 16 बाइट की ब्रिज प्रायोरिटी, और अगर 2 की पावर 16 करो तो मैक्सिमम नंबर ये बनता है 65,536। तो कोई ऐसा नंबर कि जिसको आप मल्टीप्लाई करो 16 से तो ये वैल्यू आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो ये वैल्यू आ जाए। तो एक नंबर कैलकुलेशन के हिसाब से जो बनता है वो है 4096। तो आप मुझे पूछोगे ना कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये वैल्यू कैसे आई और कहाँ से, जो डिफॉल्ट ब्रिज प्रायोरिटी की वैल्यू है। तो एक नंबर है 4096, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 16 दफा या 16 टाइम, तो जो जवाब आएगा वो आएगा 65,536, 35,536। तो इसका क्या मतलब है कि जो ब्रिज प्रायोरिटी है वो मल्टीपल्स में होती है किसके, 4096 के। 4096 के मल्टीपल्स में होगी आपकी ब्रिज प्रायोरिटी। तो अब हम कहां तक 4096 को मल्टीप्लाई करें कि 3276 8 आ जाए, तो कहां तक कर सकते हो? आई थिंक 8 तक हम करेंगे। 4096 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो बिल्कुल, तो आपके पास जो ब्रिज की वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है, 32768। क्या मतलब है कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 4096 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू निकल के आती है जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। ये डिफॉल्ट वैल्यू है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे डिफॉल्ट वैल्यू के साथ नहीं जाना, आप कोई और वैल्यू रखना चाहते हैं, तो अगेन याद रखें जिसकी लोएस्ट, जिसकी छोटी ब्रिज आईडी होगी, जिसकी वैल्यू छोटी होगी, वो रूट ब्रिज बनता है, या वो स्विच आपका रूट ब्रिज बनेगा जिसकी वैल्यू छोटी होगी। और वैल्यू ब्रिज आईडी होती है, और ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। तो सबसे पहले प्रायोरिटी चेक होगी, उसके बाद मैक एड्रेस चेक होता है। अगर आप इसकी वैल्यू छोटी करना चाहते हैं तो आप 4096 इसमें से लेस करेंगे, तो जो भी नंबर आएगा आप वो सेट कर सकते हैं। मैं इस तरह नहीं कर सकता कि मैं अपनी तरफ से 30,000 वैल्यू जो है वो सेट कर दूं प्रायोरिटी की, नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है, 4096 के मल्टीपल में चलना है। मिनिमम वैल्यू आप 0 कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी स्विच की ब्रिज प्रायोरिटी 0 कर दी, इसका मतलब है कि उससे नीचे से कोई नंबर नहीं है, तो वही स्विच जो है हमेशा रूट ब्रिज बनेगा। इससे ऊपर कौन सी वैल्यू हो सकती है, 4096, और 4096 को फिर आप प्लस करेंगे तो कहाँ चला जाएगा, 8192। तो इस तरीके से आप अपनी ब्रिज प्रायोरिटी रख सकते हैं। कहाँ तक जाएगा, 65,536 तक। तो उसके बाद अब आपने ये देखा कि ब्रिज प्रायोरिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी ये होती है। तो अगर इस स्विच की डिफॉल्ट प्रायोरिटी, तीनों स्विचेस की जो डायग्राम में बने हुए हैं, तीनों स्विचेस के ऊपर डिफॉल्ट प्रायोरिटी 32768 है, और यहाँ पर भी डिफॉल्ट 32768 है। जब आप बॉक्स से बाहर निकालेंगे स्विच को तो ये प्रायोरिटी की वैल्यू आपको मिलेगी 32768। तो कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो सबकी सेम है। तो जब प्रायोरिटी सबकी सेम आ जाती है तो अगली जो टाई ब्रेकर है, जो चीज डिसाइड करेगी इलेक्शन प्रोसेस विन करने में, वो आपकी मैक एड्रेस होगा। यार ये माइक किसी का खुला हुआ है, पीछे से ब्रॉडकास्ट आ रही है बहुत। मैंने माइक बंद किया आप लोगों को, आपको करना हो तो आप बता दीजिएगा। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी सबकी सेम है, तो कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा ये डिसाइड होगा फिर मैक एड्रेस की बेसिस के ऊपर। अब मैक एड्रेस जिस स्विच का छोटा होगा वो स्विच बनेगा रूट ब्रिज। तो फॉर एग्जांपल कि अगर स्विच 1 का मैक एड्रेस 001 है, स्विच 2 का मैक एड्रेस 002 है, और स्विच 3 का मैक एड्रेस 003 है। तो ये आपको पता है कि इन तीनों नंबर में से जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, तो 001 जो है वो छोटा नंबर है। इसका मतलब है हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये छोटा नंबर है, तो इसकी बेसिस के ऊपर जो रूट ब्रिज कौन बनेगा, जो रूट ब्रिज होगा वो कौन स्विच होगा, स्विच 1 इज द रूट ब्रिज। तो ये रूट ब्रिज
सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया है। रूट ब्रिज इस तरीके से सिलेक्ट होता है। अगर हमने फर्स्ट पॉइंट देखा कि द ब्रिज विद द बेस्ट और लोएस्ट ब्रिज आईडी विल बिकम द रूट ब्रिज, और ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस, जिसकी प्रायोरिटी सेम होगी, डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्योंकि सब चीजें सेम होती है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन मैक एड्रेस। जब प्रायोरिटी सेम है तो टाई ब्रेकर विल बी द मैक एड्रेस ऑफ द स्विच। तीसरा पॉइंट क्या है कि आउट ऑफ ऑल स्विचेस इन द नेटवर्क one is elected as root bridge that becomes the central point in the network। तो तमाम स्विचेस में से अब 3 स्विचेस के अंदर से बेस इलेक्शन की बेस के ऊपर स्विच 1 जो है वो रूट ब्रिज बनाए, तो बाकी तमाम स्विचेस आपको पता है कि वो ऑटोमेटिकली नॉन रूट ब्रिज हो जाएंगे। और नॉन रूट ब्रिज बेसिकली वो स्विचेस होते हैं जिनके ऊपर कोई ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं होता, तो ये क्या होंगे, नॉन रूट ब्रिज। तमाम ट्रैफिक जब आपके पास अगर यहां पर एक पीसी कनेक्ट हुआ है और इस पीसी ने कम्युनिकेट करना है यहाँ पे लगे पीसी के साथ, तो ये डायरेक्ट लिंक भी है, ये यहाँ से भी ट्रैफिक जा सकती है, बट ये ट्रैफिक कहाँ पर जाएगी, रूट ब्रिज के पास जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रैफिक कहाँ जाएगी, रूट ब्रिज के पास जाएगी। रूट ब्रिज के पास ट्रैफिक जाएगी और फिर रूट ब्रिज इसको क्या करेगा, ट्रैफिक को इस स्विच तक पहुंचाएगा और फिर सिस्टम के पास जाएगी। तो ये क्या अवॉइड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है स्विचिंग लूप्स अवॉइड हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये लिंक जो है फिर डाउन हो जाएगा, स्पैनिंग ट्री ऑटोमेटिक इस लिंक को डाउन कर देगा। कोई एक लिंक डाउन होता है स्पैनिंग ट्री की मदद से, और जब आपका मेन लिंक जब तक डाउन नहीं होगा तब तक आपका बैकअप लिंक, ये बैकअप लिंक बन जाएगा। ठीक है, ये बैकअप लिंक होगा, तब तक बैकअप लिंक जो है वो अप नहीं होगा। जब तक मेन लिंक अप है तो बैकअप लिंक डाउन रहेगा। तो दिस इज हाउ स्पैनिंग ट्री सिलेक्ट्स द रूट ब्रिज। ये रूट ब्रिज सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने आपको समझाया। इसमें कोई सवाल है तो आप जो है वो मुझसे कर सकते हैं या बता सकते हैं, आप मुझे पूछ सकते हैं इस वाले के अंदर कि रूट ब्रिज सिलेक्ट करने के अंदर, क्योंकि ये चीज जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे रूट ब्रिज सिलेक्ट हो रहा है। सर ये रूट ब्रिज पूछना के कि बाद हम जाएंगे रूट पोर्ट पे। मैक एड्रेस किस तरह से सिलेक्ट किया आपने, 01 02 03? जी मैंने रैंडम मैक एड्रेस लिया। देखिए मैक एड्रेस का फॉर्मेट आपको पता है, 48 बिट का 48 बिट्स का मैक एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। वो मैक एड्रेस कोई भी हो सकता है, मैंने रैंडम खुद से लिखा है मैक एड्रेस। मुझे तो मतलब आपको समझाना है ना, जब मतलब जो सबसे कम होगा, यानी मैक एड्रेस में जी जो जी सबसे जी छोटा होगा वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक ठीक। बिल्कुल बिल्कुल, जिसका छोटा होगा तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता करना है कि कौन से स्विच का मैक एड्रेस क्या है, तो आप कमांड चलाएंगे। मैं बता भी चुका था कि शो वर्जन की कमांड चलाते हैं। तो जब आप शो वर्जन की कमांड चलाएंगे तो इसके अंदर एक वैल्यू आएगी बेस इथरनेट मैक एड्रेस। कौन सी वैल्यू आएगी, बेस इथरनेट मैक एड्रेस। ठीक है, तो बेस मैक जो होगा वो स्विच का मैक एड्रेस होगा, और उस स्विच के मैक एड्रेस की बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिक प्रोसेस जब होगा, जब आपका स्विच जिसका मैक छोटा होगा वो क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। तो वो स्विच रूट ब्रिज बन जाएगा। हाँ हाँ, 7 people got it। जिन लोगों ने बाद में मीटिंग ज्वाइन की है, मैं उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं कर रहा, बट मैंने आपको मीटिंग में इन कर लिया है। ठीक है, मैं अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहा आप लोगों की। अटेंडेंस मार्क करनी थी तो पहले टाइम से वो करते यार ज्वाइन। ठीक है जी, आगे चलें फिर। सिलेक्टिंग द रूट ब्रिज क्लियर है? चलें ठीक है, ग्रेट। रूट ब्रिज सिलेक्ट होने के बाद स्पैनिंग ट्री के प्रोसेस के अंदर रूट पोर्ट सिलेक्ट होती है। जो अगली चीज है वो है रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है, ये मैं स्लाइड जो है वो क्लियर कर रहा हूँ, मीटिंग ऑलरेडी आई थिंक रिकॉर्ड हो रही है। तो रूट पोर्ट क्या होती है, रूट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जो कि शॉर्टेस्ट वे होता है या शॉर्टेस्ट पाथ होता है रूट ब्रिज तक जाने का। रूट ब्रिज तक जाने का एक शॉर्टेस्ट
पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो रास्ते हैं इस वक्त रोड ब्रिज तक जाने के। एक रास्ता आपके पास रोड ब्रिज के पास जाने का, अभी हमने रोड ब्रिज सिलेक्ट कर लिया है, जो अभी हमने समझा रोड ब्रिज सिलेक्ट करना समझा। आगे स्लाइड पे देखते हैं जी, सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट। तो रूट पोर्ट सिलेक्ट करने की बात हो रही है। अब पहली कंडीशन डन हो गई, सेकंड कंडीशन है रूट पोर्ट सिलेक्ट। तो रूट पोर्ट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज। शॉर्टेस्ट पाथ टू द रूट ब्रिज के रूट ब्रिज तक जाने का जो सबसे शॉर्ट रास्ता होगा उसे आप कहते हैं रूट पोर्ट। वो रूट पोर्ट होती है। और एवरी नॉन रूट ब्रिज विल हैव ओनली वन रूट पोर्ट। नेवर एवर थिंक कि किसी नॉन रूट ब्रिज के ऊपर दो रूट पोर्ट हो सकती है। हर नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर एक रूट पोर्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा है वो एवरी नॉन रूट ब्रिज लुक्स द बेस्ट वे। एवरी नॉन रूट ब्रिज, हर नॉन रूट ब्रिज लुक्स द बेस्ट वे टू गो टू द रूट ब्रिज। देयर आर थ्री कंडीशन टू सिलेक्ट अ रूट पोर्ट। वो कंडीशन देखते हैं, बट रूट पोर्ट क्या होती है? बेस्ट वे। ठीक है, अब कंडीशंस क्या है कि सबसे पहले चेक होती है लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट या लिंक की स्पीड। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे कॉस्ट डिफाइन की हुई है। ये लिंक की स्पीड है 10 Gbps, 1 Gbps, 100 Mbps एंड 10 Mbps। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्विचेस होते हैं 70-80% वो ये यूज हो रहे होते हैं 100 Mbps वाले, जिसे आप कहते हैं फास्ट इथरनेट के स्विचेस। तो इस स्विच की IEEE ने कुछ कॉस्ट है जो फिक्स कर दी है। अब स्विच की पोर्ट आपको पता है कि एक स्विच की पोर्ट गीगाबिट की भी हो सकती है और उसी स्विच की पोर्ट जो है वो 100 Mbps की भी हो सकती है। तो सबसे पहले जो पुरानी जो कॉस्ट थी IEEE की तरफ से वो आपके सामने लिखी हुई है। प्रीवियस IEEE कॉस्ट या स्पेसिफिकेशन वो क्या थी? 100 Mbps का लिंक अगर है तो कॉस्ट उसकी होती थी 10, जो कि अब नहीं है। तो अब अगर हम न्यू की कॉस्ट बात करें तो जो रिवाइज कॉस्ट IEEE ने जो रिवाइज की है, अगर आपके स्विच की पोर्ट 100 Mbps की है तो स्पैनिंग ट्री के नजदीक उसकी कॉस्ट होगी 19। इसका क्या मतलब है? यार ये उंगलियां नहीं करो उसके अंदर वेबएक्स में। कॉस्ट कितनी होगी? 19। अगर स्विच आपका 100 Mbps का है तो स्पैनिंग ट्री के नजदीक उसकी कॉस्ट होगी 19। तो ये आपका लिंक 100 Mbps का है और ये आपका रूट ब्रिज है, जो कि रूट ब्रिज डिसाइड हुआ था। ये रूट ब्रिज है। ये वाला स्विच कौन है? नॉन रूट ब्रिज है। मैं NRB लिख रहा हूँ शॉर्ट में, नॉन रूट ब्रिज। और ये स्विच भी आपका नॉन रूट ब्रिज स्विच है। इस लिंक की कितनी कॉस्ट होगी? 100 Mbps का लिंक है ये, तो 100 Mbps है, फास्ट इथरनेट है, तो कॉस्ट 19। इस लिंक की कितनी कॉस्ट होगी? 100 Mbps है तो 19। इस लिंक की कितनी कॉस्ट होगी? 100 Mbps है 19। तो 19 इनकी डिफॉल्ट कॉस्ट है। ठीक है जनाब, तो हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं कि जिसकी कॉस्ट सबसे छोटी होगी वो बनेगी आपकी रूट पोर्ट। और रूट पोर्ट किस स्विच के ऊपर होती है? नॉन रूट ब्रिज के ऊपर रूट पोर्ट होती है। तो अगर इस टोपोलॉजी के अंदर कौन सी रूट पोर्ट बनेगी? अगर आपकी ट्रैफिक इस तरफ से जाएगी स्विच के पास तो कॉस्ट कितनी आएगी? 19। और अगर आपकी ट्रैफिक इस स्विच के पास इस रास्ते से जाएगी तो कॉस्ट कितनी आएगी? 19 यहाँ से और 19 यहाँ से। तो 19 प्लस 19 कितनी कॉस्ट आएगी? 38। और अगर इस रूट के थ्रू जाता है तो कितनी कॉस्ट आ रही है? 19। तो छोटी कौन सी है? 19। तो इसका मतलब है कि ये जो होगी आपकी रूट पोर्ट बन जाएगी, ये बन जाएगी आपकी रूट पोर्ट। इसी तरह से दूसरे स्विच के ऊपर भी अगर इस रास्ते से जाता है तो 19 प्लस 19 38। और अगर अपने इस सीधे रास्ते से जाएगा तो कितनी आ जाएगी? 19। तो ये स्विच के ऊपर जो ये वाली पोर्ट है ये भी क्या बन जाएगी? आपकी RP रूट पोर्ट। ठीक है, रूट पोर्ट बन जाएगी। और हर नॉन रूट ब्रिज के ऊपर एक रूट पोर्ट होती है। हर नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर एक रूट पोर्ट होती है। अब
ये तो हमने देख लिया कि रूट पोर्ट डिसाइड हो गई, रूट पोर्ट बन गई, बट कंडीशंस के ऊपर बनती है। पहली कंडीशन क्या थी कि लीस्ट कॉस्ट या लिंक की स्पीड, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट। अगर कोई ऐसी टोपोलॉजी बन जाए नेटवर्क के अंदर, या आपके सामने कोई ऐसी डायग्राम आ जाए कि जिसके अंदर कॉस्ट सेम आ जाए, दोनों तरफ सेम कॉस्ट हो। हमने देखा था जब रूट ब्रिज सिलेक्ट हो रहा था तो जिसकी ब्रिज आईडी छोटी होती है वो बनता है रूट ब्रिज, मगर ब्रिज आईडी कॉम्बिनेशन होता है प्रायोरिटी का और मैक एड्रेस का। तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, 3 2 7 6 8। अगर ये वैल्यू सबकी सेम आ जाती है तो फिर रूट ब्रिज कौन बनता है, तो डिसीजन होता था मैक एड्रेस के ऊपर, और जिसका मैक एड्रेस छोटा होता था वो रूट ब्रिज बनता था। तो यहाँ पर रूट पोर्ट बनने के लिए अगर ये जो लिंक की कॉस्ट है सेम आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई टोपोलॉजी ऐसी आए, हम इसको उस पर ड्रॉ करते हैं पेंट के ऊपर, पेंट पे ड्रॉ करते हैं अगर इसको, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टोपोलॉजी ऐसी बनी हुई आ जाए कि यहाँ से ग्रीन कलर लेते हैं और एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ये स्विच नंबर 1 है और स्विच नंबर 1 के नीचे 2 स्विचेस लगे हैं। यहाँ स्विच नंबर 2 कनेक्ट है, यहाँ पे स्विच नंबर 3 कनेक्ट है, और नीचे फिर एक और स्विच है जो इनके सेंटर में लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल वो स्विच नंबर 4 है। और ये स्विचेस आपस में कनेक्ट हुए हैं, ये वाला लिंक कनेक्ट हुआ है इस वाले स्विच के साथ में, ये वाला लिंक कनेक्ट हुआ है इस वाले स्विच से, फिर अगेन ये स्विच इससे कनेक्ट हो रहा है आके, और ये स्विच आके जो है इस स्विच से कनेक्ट हो रहा है। तो अब लिंक की कॉस्ट कितनी बनेगी, स्पैनिंग ट्री के नजदीक हम क्या चीज डिस्कस कर रहे हैं, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और डिसाइड क्या क्या चीज डिसाइड हो रही है कि रूट पोर्ट कौन सी बनेगी, रूट पोर्ट कौन सी बनेगी। तो यहाँ से अगर ट्रैफिक जाती है तो अगर ट्रैफिक आपकी इस लिंक के ऊपर कितनी है 19, क्योंकि ये लिंक है हम एज्यूम कर रहे हैं डिफॉल्ट 100 Mbps का, तो कॉस्ट 19 है। स्पैनिंग ट्री के नजदीक यहाँ पर भी कितनी कॉस्ट है 19, यहाँ पर भी कितनी कॉस्ट है 19, और यहाँ कितनी कॉस्ट है 19। तो अब ये मेरा रूट ब्रिज है, मेरी टोपोलॉजी के अंदर ये स्विच है आपके पास रूट ब्रिज, और बाकी सारे नॉन रूट ब्रिज। तो इस स्विच के ऊपर रूट पोर्ट डिसाइड होनी है कि आया ये रूट पोर्ट बनेगी या ये रूट पोर्ट बनेगी, कौन सी रूट पोर्ट बनेगी। तो अगर ट्रैफिक इस लिंक के थ्रू जाता है तो कितनी कॉस्ट आएगी 19 + 19 38, और अगर ट्रैफिक इस लिंक के थ्रू जाता है तो कितनी कॉस्ट आएगी 19 + 19 38। तो कॉस्ट के ऊपर अब टाई हो गया। तो ये जो चीज थी पहली कंडीशन ये डिनाई हो गई क्योंकि कॉस्ट सेम आ गई है। अब कॉस्ट सेम आ गई, जब कॉस्ट सेम आ जाती है तो अगली कंडीशन कौन सी है कि लोएस्ट फॉरवर्डिंग स्विच आईडी, और स्विच आईडी का आपको पता है कि स्विच आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। स्विच आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस। तो स्विच आईडी चेक की जाएगी ब्रिज आईडी। पहली कंडीशन क्या थी, कंडीशन नंबर 1 लिख लेते हैं कि कंडीशन नंबर 1 था कि लीस्ट कॉस्ट, लीस्ट कॉस्ट जिसकी कॉस्ट सबसे छोटी होगी वो रूट पोर्ट बनती है। बट यहाँ पे कंडीशन डिनाई हो गई क्योंकि अगर दोनों तरफ से कॉस्ट सेम आ गई है तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, लोएस्ट ब्रिज आईडी, लोएस्ट ब्रिज आईडी, लोएस्ट ब्रिज आईडी जिसकी होगी वो बनेगी रूट पोर्ट। अब लोएस्ट ब्रिज आईडी क्या होती है, फॉरवर्डिंग डिवाइस की। मैं यहाँ पे एक लफ्ज ऐड कर रहा हूँ, फॉरवर्डिंग डिवाइस। दो टाइप की डिवाइस है, फॉरवर्डिंग या अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम और फॉरवर्डिंग का तो आपको आई होप क्लियर होगा, मैं अभी बताता हूँ आपको। फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग या आप इसको अप स्ट्रीम कह सकते हैं, ठीक है। तो
ये जो स्विच है, स्विच नंबर 4, ये मेरा लोकल स्विच है जिसके ऊपर पोर्ट सेलेक्ट होने जा रही है। ये कौन सा स्विच है आपका? ये लोकल स्विच है। लोकल स्विच के ऊपर रोड पोर्ट बनने जा रही है, अभी इसका इलेक्शन हो रहा है। और इसके ऊपर जो स्विच लगे हैं उन्हें आप अपस्ट्रीम स्विच भी कहते हैं और उन्हें आप फॉरवर्डिंग स्विच भी कहते हैं, क्योंकि आपकी ट्रैफिक स्विच नंबर 2 या स्विच नंबर 3 दोनों में से कोई स्विच फॉरवर्ड करेंगे या दोनों फॉरवर्ड करेंगे, ये डिपेंड करता है, कोई एक स्विच फॉरवर्ड करता है स्पैनिंग ट्री के केस के अंदर। ठीक है ना? तो अपस्ट्रीम स्विच की ब्रिज आईडी देखी जाएगी। अब आपको पता है, अगेन ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी एंड मैक। अगर आपके पास स्विच नंबर 2 जो आपका अपस्ट्रीम स्विच है उसके ऊपर ब्रिज आईडी है, अगर डिफॉल्ट लेते हैं तो 32768 इसकी भी डिफॉल्ट है ब्रिज आईडी, और 32768 इसकी भी डिफॉल्ट है ब्रिज आईडी। तो इन दोनों में फिर वही टाई होगा कि मैक एड्रेस जिसका छोटा होगा वो विन करेगा। तो अगर इसका मैक एड्रेस AAA है और दूसरे वाले का मैक एड्रेस BBB है, तो मैक एड्रेस जिसका छोटा होगा वो विन करेगा। और रूट पोर्ट कौन सी बनेगी? ये वाली रूट पोर्ट बनेगी, ये बनेगी आपकी रूट पोर्ट। कोई कंफ्यूजन, कोई भी क्लेरिफिकेशन चाहिए? रूट पोर्ट बनने की कंडीशन नंबर 2 के अंदर सर मैंने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी बताएं। सर ये इसका मतलब ये हुआ कि स्विच 4 से जो रिक्वेस्ट है वो स्विच 4 और स्विच 2 या स्विच 3 के दरमियान ही रहेगी, मतलब वो इसके ऊपर जाएगा ही नहीं अभी, यानी क्योंकि नहीं, अभी नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा ऊपर। मतलब लोएस्ट का फैसला 3 और 2 के दरमियान होगा, 1 तक बात पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल ऊपर का फैसला जो है कि क्योंकि देखें रूट ब्रिज जो कनेक्ट हुआ है ना, तो रोड ब्रिज से वो दोनों स्विचेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। और अगर आप बात करते हो तो ऊपर वाले स्विच के ऊपर कौन कौन सी रूट पोर्ट होगी, तो भाई ऊपर वाले स्विच के ऊपर ये भी रूट पोर्ट है और ये भी रूट पोर्ट है। समझ गए? देखो मैंने आपसे कहा था कि हर नॉन रूट ब्रिज स्विच के ऊपर एक रूट पोर्ट होगी। तो स्विच 2 नॉन रूट ब्रिज है, उसके ऊपर भी रूट पोर्ट है। स्विच 3 नॉन रूट ब्रिज है, उसके ऊपर भी रूट पोर्ट है। जो स्विच 4 है वहां 2 केबल लगी हुई हैं, एक पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल 10 पे लगी है और एक पोर्ट नंबर 20 पे लगी है। ये मेरी पेंट वाली जो मैं लिख रहा हूँ सही नजर आ रही है ना सब लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक है ना? तो पोर्ट नंबर 10 और पोर्ट नंबर 20 ये 2 केबल लगी हुई हैं और नॉन रूट ब्रिज है स्विच नंबर 4। तो मैंने आपसे कहा था कि स्विच नंबर 4 के ऊपर जो है कोई एक रूट पोर्ट बनेगी नॉन रूट ब्रिज के ऊपर। जो नॉन रूट ब्रिज है NRB नॉन रूट ब्रिज के ऊपर एक रूट पोर्ट होगी। तो वो रूट पोर्ट डिसाइड, अब जब आपके पास कॉस्ट सेम आ जाएगी तो रूट पोर्ट डिसाइड होती है अपस्ट्रीम डिवाइस के ऊपर या फॉरवर्डिंग के ऊपर। तो जिसका ब्रिज आईडी छोटा होगा वहां पे रूट पोर्ट बनेगी। तो स्विच 2 की ब्रिज आईडी छोटी थी क्योंकि मैक एड्रेस छोटा आ गया उसका AAA, इसकी बेसिस के ऊपर लोकल स्विच की पोर्ट नंबर 10 रूट पोर्ट बन गई और ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, ब्लॉकिंग स्टेट में चली जाएगी और ये वाली पोर्ट से ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा होगा। अनटिल अनलेस ये पोर्ट डाउन होगी तो फिर दूसरे वाली पोर्ट अप हो जाएगी और वो रूट पोर्ट बन जाएगी। कोई कंफ्यूजन? ये दूसरी कंडीशन थी स्पैनिंग ट्री के अंदर। ग्रेट। तो सेकंड कंडीशन, और अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर, जहां पर ऐसा कोई सिनेरियो बन सकता है, मतलब ये वो कंडीशन है जो पॉसिबिलिटी होती है, इनके अलावा चौथी कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये दो कंडीशन डिसाइड हो गई। नंबर 1 तो आपने देखा कि जिसकी कॉस्ट छोटी होगी लिंक की स्पीड वो आपकी बनेगी रूट पोर्ट, और अगर लिंक की कॉस्ट सेम आ गई, जो कि अभी मैंने देखा डायग्राम में दिखाया कि लिंक की कॉस्ट सेम आ गई थी, तो वहां पर जब लिंक की कॉस्ट सेम आ जाएगी तो फिर जो लोएस्ट ब्रिज आईडी होगी आपकी फॉरवर्डिंग डिवाइस की या अपस्ट्रीम डिवाइस की, उसकी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस की कॉम्बिनेशन बनता है स्विच की आईडी या ब्रिज आईडी। तो जिसका छोटा होगा वो बन जाएगी रूट पोर्ट। उसके बाद तीसरी कंडीशन भी आ सकती है जहां पर आपके पास ऐसा हो सकता है कि जो अपस्ट्रीम डिवाइस है
ये जो अपस्ट्रीम डिवाइस है, इस अपस्ट्रीम डिवाइस सर की सर कुछ ब्रिज लोग कह रहे हैं कि सेम माइक है खोल दीजिए, कोई और सवाल बैक भी करना सेम है। चाहते हैं। क्या कह रहे हैं? सर कुछ लोग कहते हैं कि माइक खोल दीजिए, कुछ कुछ लोग सवाल करना चाहते हैं। तो आप भी तो बात कर रहे हैं ना, दूसरे लोग माइक अनम्यूट कर लें अपना। सर मैं तो चूंकि होस्ट हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ शायद, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना। यार एक एक मिनट आपकी स्टॉप। इजाजत तो मैं अनम्यूट कर दूं। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं देखें अनम्यूट करता हूं तो फिर प्रॉब्लम ये है कि जिसने सवाल करना है भाई वही बात करे, बाकी लोग फिर अपना माइक अनम्यूट रखें। मैं भी अनम्यूट कर रहा हूँ ऑल। अब आप लोग इंडिविजुअली जिससे सवाल करना है ना वो अनम्यूट कर ले, वो अनम्यूट कर सकता है। ये रिस्ट्रिक्शन लगाई इसलिए जा रहे हैं कि आप रूल जरा फॉलो नहीं करते तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है। आप लोग अब इंडिविजुअली अपने अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं, लेकिन जिसे सवाल करना है वही माइक अनम्यूट करें और एक एक करके जरा करें ताकि शोर ना हो पैदा। जी भाई अनम्यूट अनम्यूट कर लें माइक अपना। सर ये पूछना था सर, अगर ये दूसरी कंपनी का कोई स्विच लगा हो इसके बीच में, तो कोई मतलब इसमें भी वही प्रायोरिटी और कॉस्ट वगैरह सारी चीजें सेम होंगी? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो अब हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की ना, तो स्पैनिंग ट्री मैंने आपको भी स्टार्ट में मैंने शायद स्लाइड में दिखाया भी था कि जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल किसी के अब्बू जी का नहीं है। ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ना सिस्को का है, ना जूनिपर का है, ना एचपी का है। इट्स अ ओपन स्टैंडर्ड लेयर 2 प्रोटोकॉल जो किसका है, आई ट्रिपल ई का है। और जब आई ट्रिपल ई बीच में आता है किसी चीज के ऊपर, तो मैंने आपसे कहा कि वो उसको एक प्रोटोकॉल नंबर दे देता है जो कि है 802.1d। अब ये 802.1d सिस्को को भी फॉलो करना है। ये 802.1d आपका जो हवावे का स्विच है उसको भी फॉलो करना है। अगर आपके पास कोई स्विच जूनिपर का लगा हुआ है तो ये स्विच उसको भी फॉलो करना है, ये प्रोटोकॉल उसको भी फॉलो करना है। और अगर कोई स्विच अगर आपके पास डेल का लगा है तो डेल ने भी यही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? तो बैकएंड के जी ऊपर सर। जो टेक्नोलॉजी है वो अक्रॉस द वेंडर सेम है। ठीक है, बैकएंड टेक्नोलॉजी अक्रॉस द वेंडर सेम है। इसके बाद तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जहां पर अपस्ट्रीम डिवाइस की जो ब्रिज आईडी है, अपस्ट्रीम डिवाइस की जो ब्रिज आईडी है वो सेम आ सकती है। तो वो किस कंडीशन के अंदर आ सकती है, वो जरा डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं कि ऐसी क्या कंडीशन बननी चाहिए। इसी के नीचे ड्रॉ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपनी वही टोपोलॉजी डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर आपके पास एक स्विच होगा और आपको पता है कि ये वो स्विच है जो सबसे पहले रूट ब्रिज डिसाइड हुआ है। ये रूट ब्रिज है। ठीक है जी, रूट ब्रिज के बाद और आपको पता है सारे के सारे नॉन रूट ब्रिज होते हैं। तो इसके नीचे हम एज्यूम करते हैं कि एक स्विच और कनेक्ट हुआ हुआ है। ये यहाँ पर एक स्विच और कनेक्ट हुआ हुआ है और ये जो स्विच है वो नॉन रूट ब्रिज स्विच है। अब इस नॉन रूट ब्रिज स्विच से नीचे एक स्विच आपने और कनेक्ट कर दिया और आपको पता है कि ये स्विच भी जो है वो नॉन रूट ब्रिज स्विच है। अब ये जो ऊपर वाला स्विच है इससे नीचे एक लिंक लगा होगा, ये यहाँ कनेक्ट होने। और जो नीचे वाला लिंक है, मैं नीचे वाला जो स्विच है उसके ऊपर हमने एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि दो लिंक यहाँ लगाएं ऊपर नहीं लगाए। ठीक है, बनती है बहुत सी कंडीशन होती है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि अगर पहले तो हमने देखा कॉस्ट सेम आ गई थी, तो कॉस्ट जब सेम आ गई थी तो वो उसने देखा कि अपस्ट्रीम डिवाइस की जो ब्रिज आईडी है वो किसकी छोटी होगी। जब कॉस्ट दोनों तरफ 38 आ गई, 38 आ गई थी, तो जो अपस्ट्रीम डिवाइस है जिसकी ब्रिज आईडी छोटी होगी वहां से रूट पोर्ट बनती है। और अगर इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो आपकी अपस्ट्रीम डिवाइस है, क्योंकि अगर कॉस्ट की बात करोगे तो कॉस्ट 19 इस तरफ भी 19 आ रही है और यहाँ पर कितनी है, 19 है। तो यहाँ से अगर जाता है तो 19 प्लस 19 कितना हो जाएगा, 38।
और यहाँ पर कितनी कॉस्ट है 19, तो यहाँ से अगर जाता है तो 19 और प्लस इस लिंक की 19, तो यहाँ पर भी कितनी बन जाएगी 38। तो पहली कंडीशन तो वैसे ही हम डिनाई कर चुके थे ना, ठीक है ना, तो पहली कंडीशन वैसे ही डिनाई हो गई थी। तो दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका नॉन रूट ब्रिज स्विच है इसके ऊपर क्या देखी जाएगी, इसके ऊपर भी आप देखोगे लोएस्ट फॉरवर्डिंग फिजिकल पोर्ट नंबर। तो अगर हम कंडीशन देख रहे हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आपका अपस्ट्रीम डिवाइस की ब्रिज प्रायोरिटी सेम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, वो ये कंडीशन हो सकती है कि आपका ये नॉन रूट ब्रिज है, इसकी डिफॉल्ट जो वैल्यू है प्रायोरिटी की वो 32768 बनती है, और इसका मैक एड्रेस अगर ट्रिपल ए है, तो नीचे कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट बनेगी स्विच नंबर 1 के ऊपर, तो S1 या स्विच 1 के ऊपर अब कौन सी पोर्ट रूट पोर्ट बननी चाहिए। अब स्विच के ऊपर लोकल जो पोर्ट है वो ये, यहाँ पे पोर्ट नंबर 10 कनेक्ट है, यहाँ पे पोर्ट नंबर 20 कनेक्ट है, और जो आपका ऊपर अप स्ट्रीम स्विच है, अप स्ट्रीम स्विच के ऊपर जो पोर्ट नंबर कनेक्टेड है वो यहाँ पर लेट्स से पोर्ट नंबर 21 कनेक्ट है, और इस तरफ पोर्ट नंबर 22 कनेक्ट है। ग्रीन वाली जो है वो अप स्ट्रीम पोर्ट है। इस कंडीशन के अंदर जब आपके पास एक ही स्विच होता है और आपका जो टाई ब्रेकर, अब क्योंकि ब्रिज आईडी हो नहीं सकता क्योंकि स्विच एक है, तो ये किसके साथ टाई ब्रेक करेगा, कॉस्ट सेम आ गई, ब्रिज आईडी सेम आ गई, तो थर्ड चीज है रूट पोर्ट सेलेक्ट होने के लिए अप स्ट्रीम डिवाइस का फिजिकल पोर्ट नंबर, अप स्ट्रीम डिवाइस का या फॉरवर्डिंग डिवाइस का फिजिकल पोर्ट नंबर, जिस पोर्ट का नंबर छोटा होगा वो रूट पोर्ट बनेगी। तो इस केस के अंदर 21 अपस्ट्रीम डिवाइस का छोटा पोर्ट नंबर है, तो नीचे लोकल स्विच के ऊपर ये वाली पोर्ट क्या बन जाएगी, रूट पोर्ट बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगी, रूट पोर्ट बन जाएगी। ये तीन कंडीशन थी जिसके अंदर रूट पोर्ट सिलेक्ट होती है, और रूट पोर्ट कौन सी पोर्ट है, रूट ब्रिज तक जाने का रास्ता, ठीक है, रूट ब्रिज तक पहुंचने का जरिया। तो ये तीन कंडीशंस के ऊपर आपकी रूट पोर्ट बेसिकली सिलेक्ट होती है। ये सारा वो प्रोसेस है जो स्पैनिंग ट्री कर रहा होता है। जब आप स्विचेस लगाएंगे, 2 से 3 स्विच एक साथ लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपने एक चीज नोट भी की होगी कि जब आप पैकेट ट्रेसर खोलते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि जब आप केबल उठा के लगाते हैं, कहीं केबल आपने स्विच पे लगाई, स्विच से कंप्यूटर पे लगाई, तो पैकेट ट्रेसर के अंदर जो लाइट्स होती हैं वो कुछ टाइम तक ऑरेंज रहती हैं, एकदम अपनी होती हैं। वो लाइट्स ऑरेंज रहती हैं, ऑरेंज होने के बाद फिर जाकर वो लाइट्स क्या होती हैं, आपकी ग्रीन होती हैं। तो बेसिकली जब लाइट ऑरेंज होती है तो स्पैनिंग ट्री का प्रोसेस हो रहा होता है बैकएंड के ऊपर। वो ये जो प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ आपको, ये प्रोसेस वहां पर हो रहा होता है, ठीक है जी। तो इसलिए वो लाइट्स ऑरेंज होती है, उसके बाद ग्रीन होती है वो लाइट। जब लाइट ग्रीन होती है इसका मतलब है कि प्रोसेस डन हो चुका है, और अब वो लाइट्स आपकी ग्रीन है, आपकी ट्रैफिक जो है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करती है। तो दो चीजें हमने देखी कि सबसे पहले हमने देखा कि सिलेक्टिंग द रूट ब्रिज, एक रूट ब्रिज बनता है, उसके बाद सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट, फिर रूट पोर्ट बनती है। उसके बाद तीसरी चीज है सिलेक्टिंग द डेजिग्नेटेड एंड नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। तो सिलेक्टिंग डेजिग्नेटेड एंड नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट्स पे जाने से पहले आप ये बताएं कि रूट ब्रिज और रूट पोर्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आया समझ में, कि किस तरीके से आपका जो रूट ब्रिज है वो किस तरह से इलेक्शन होगा और रूट पोर्ट का इलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। रूट ब्रिज बनता है ब्रिज आईडी के बेसिस के ऊपर, जिसकी ब्रिज आईडी छोटी होगी वो रूट ब्रिज बनेगा। यहाँ पर एक कंफ्यूजन मैं थोड़ी सी और क्लियर कर दूं आपको। हमने कहा कि डिफॉल्ट ब्रिज आईडी 32768 होती है और मैक एड्रेस फॉर एग्जांपल ट्रिपल ए है। इस स्विच की आईडी अगर ब्रिज आईडी आपने 8192 कर दी और मैक एड्रेस इसका है ट्रिपल बी, मैक एड्रेस बड़ा है इसका, बट इसकी क्या छोटी है, ब्रिज आईडी। और इस वाले स्विच की ब्रिज आईडी आपने कुछ भी रख दी, फॉर एग्जांपल 4096 कर दी और मैक एड्रेस इसका ट्रिपल सी, सबसे बड़ा मैक एड्रेस इस स्विच का है। रूट ब्रिज कौन सा बनेगा इसमें से,
जी मेरे भाई, रूट ब्रिज कौन सा बनेगा इसमें से? सर ये ट्रिपल सी वाला बनेगा। ट्रिपल सी वाला रूट ब्रिज किस तरह से बनेगा? सर ट्रिपल बी वाला बनेगा। ट्रिपल बी वाला बनेगा, अच्छा। अब और मुझे जवाब चाहिए कि भाई ट्रिपल बी वाला कैसे बन रहा है और ट्रिपल सी वाला कैसे बन रहा है, ट्रिपल ए वाला क्यों नहीं बन रहा जिसकी डिफॉल्ट है? सर ट्रिपल ए ही बनेगा, उसकी वजह ये है कि उसकी सर प्रायोरिटी भी हाईएस्ट है और मैक एड्रेस बेशक लो है, क्योंकि पहला सिलेक्शन प्रायोरिटी पे होता है, तो चूंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है तो वो वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा, मैक तक बात पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा, वहीं से लो सिलेक्शन हो वाला जाएगा, मैक बनेगा तक सर। बात नहीं पहुंचेगी। कौन सा बनेगा? सर लो वाला प्योरिटी जिसकी लो है वो बनेगा सर 4096। जी काशिफ, सर जिसकी 4096 प्रायोरिटी ठीक है। मीडियम है वो बनेगा। इसकी प्रायोरिटी मीडियम है। देखें, अभी एक आपने कहा कि जब प्रायोरिटी हाई है तो वो मैक एड्रेस देखेगा और वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने आपसे कहा कि रूट ब्रिज जो है वो तब बनता है जिसकी ब्रिज आईडी सबसे छोटी होती है, और ब्रिज आईडी दो चीजों को मिला के बनती है, एक प्रायोरिटी, दूसरा मैक एड्रेस। अब प्रायोरिटी डिफॉल्ट 32768 होती है, आप इसको बढ़ा और छोटा कर सकते हैं, और मैक एड्रेस स्विच का डिफॉल्ट है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ब्रिज आईडी के अंदर दो चीजें हैं ना, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा जो प्रेफर है, ठीक है, जो प्रेफर करेगा वो प्रायोरिटी को करेगा। जिसकी प्रायोरिटी छोटी होगी तब मैक एड्रेस, जिसकी प्रायोरिटी छोटी है तो वो स्विच रूट ब्रिज बनेगा। अगर प्रायोरिटी जब सेम हो जाएगी तो अगली कंडीशन हिट होगी जो मैक एड्रेस है। अगर इस स्विच की प्रायोरिटी छोटी मिल गई उसको, तो वो इलेक्शन इसकी बेस पे करेगा, प्रायोरिटी की बेस पे करेगा, और ये स्विच बनेगा आपका रूट ब्रिज। ठीक है, अगर प्रायोरिटी सेम होगी तो डिसीजन मैक एड्रेस के ऊपर जाएगा। इफ द प्रायोरिटी विल सेम देन द टाई ब्रेकर विल बी द मैक एड्रेस। अनटिल अनलेस प्रायोरिटी सेम नहीं आती तो मैक एड्रेस के ऊपर डिसीजन नहीं होगा। जब प्रायोरिटी सेम होगी तब मैक एड्रेस पर डिसीजन होगा। तो इस कंडीशन के अंदर जो स्विच नंबर 3 है वो आपका रूट ब्रिज बना। अल्दो कि उसका मैक एड्रेस बड़ा है बट उसकी प्रायोरिटी छोटी है जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। और ये चीज मैंने आपको समझाई अभी कि 2 बाइट की ब्रिज प्रायोरिटी है जिसमें 16 बिट्स होते हैं। तो 16 बिट्स मैंने आपसे कहा कि अगर आप 2 की पावर 16 लेते हैं तो नंबर आता है 65,536। ये सबसे हाईएस्ट ब्रिज आईडी हो सकती है, प्रायोरिटी हो सकती है। ठीक है, और सबसे छोटी जो होगी वो 0 होगी, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम दिस। तो ये रूट ब्रिज के सिलेक्शन क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद अगर रूट पोर्ट की बात करते हैं तो रूट पोर्ट एक ऐसी पोर्ट होती है जो कि हर नॉन रूट ब्रिज के ऊपर होती है, और रूट पोर्ट वो पोर्ट है जो आपकी ट्रैफिक को लेके जाती है रूट ब्रिज तक। तो यहाँ पर अगर आप देखो, हम स्विच 2 और स्विच 3 की बात करें तो दो लिंक लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पोर्ट नंबर 10 यहाँ पर है, पोर्ट नंबर 20 ये वाली है, और इस स्विच के ऊपर भी पोर्ट नंबर 10 ये है, पोर्ट नंबर 20 ये वाली है। तो रूट ब्रिज के पास ट्रैफिक कौन सी पोर्ट लेकर जाएगी, पोर्ट नंबर 10 या पोर्ट नंबर 20, तो ये डिसाइड करती है रूट पोर्ट कौन सी बनेगी। तो रूट पोर्ट किस तरह से बनती है, जिसकी कॉस्ट सबसे छोटी होती है। इस केस के अंदर हमारे पास कॉस्ट जो सेम आई, छोटी आई थी, वो 10 नंबर पोर्ट की आई है, क्योंकि कॉस्ट कितनी यहाँ पे 19 कॉस्ट आई थी, यहाँ पे कितनी 19 कॉस्ट आई थी। तो अगर ट्रैफिक स्विच 2 का ट्रैफिक पोर्ट नंबर 20 से अगर जाएगा, स्विच 1 जो कि रूट ब्रिज है, तो पोर्ट नंबर 20 से अगर निकलता है तो पहले कॉस्ट नंबर 19 यहाँ से हिट होगा, स्विच नंबर 3 पर जाएगा, फिर कॉस्ट 19 हिट होगा। तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 19 प्लस 19 38। तो 38 के ऊपर ये नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से 19 उसको बेटर कॉस्ट मिल रही है। तो पोर्ट नंबर 10 जो है वो रूट पोर्ट बन जाएगी, और पोर्ट नंबर 20 डाउन रहेगा, यानी कि पोर्ट नंबर 20 पे कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। वो हम देखते हैं कि डाउन किस तरह से रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि एक पोर्ट अप होगी, अगर ये पोर्ट भी अप हो गई तो फिर स्विचिंग लूप बन जाएंगे। जी सर क्या हर रिक्वेस्ट पे ये प्रोसेस होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस जो है हर दफा हुआ करेगा, या एक दफा जैसे वो एआरपी में अपना रिकॉर्ड रख लेता है तो ये जो भी डिसीजन है वो लेकर और वो अपने पास सेव कर लेगा,
और अनटिल और अनलेस के इसको वो लिंक डाउन ना मिले। और यह हर रिक्वेस्ट पे जब हर फ्रेम के ऊपर ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा। नहीं, हर रिक्वेस्ट पर नहीं होगा, दो कंडीशंस के अंदर होगा। वो दो कंडीशंस कौन सी होंगी? या तो आपका लिंक डाउन हो जाएगा, अगर आपका लिंक डाउन होगा तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल रीकैलकुलेशन करेगा रूट पोर्ट के लिए। क्लियर है? पहली कंडीशन तो ये होगी। जी सर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप इस टोपोलॉजी के अंदर एक नया स्विच लाके ऐड कर दें यहाँ पे, और आप कहें कि यार ये मेरा स्विच 4 है और नेटवर्क के अंदर ये नया स्विच नंबर 4 लगा है। अब जब ये स्विच ऐड होगा तो मैंने आपसे कहा कि जब भी नेटवर्क में कोई स्विच ऐड होता है तो वो ये समझता है कि मैं कौन हूँ, रोड ब्रिज में ही हूँ। रूट ब्रिज में हूँ। तो ये अपने आप को रूट ब्रिज एज्यूम करेगा। तो रूट ब्रिज जो स्विच होगा, जब ये मैसेज उस तक पहुंचेगा कि यार ये रूट ब्रिज ऑलरेडी कोई बनना चाह रहा है या वो समझ रहा है कि मैं रूट ब्रिज हूँ, तो स्विच 1 उसको बताएगा कि नहीं भाई तुम रूट ब्रिज नहीं हो, मैं रूट ब्रिज हूँ, तुम आराम से बैठ जाओ। ठीक है जी, तो ये इलेक्शन दोबारा से होगा। इस केस के अंदर रिकैलकुलेशन होगी। तो ये दो कंडीशन है, या तो लिंक डाउन होगा या आप कोई डिवाइस नहीं ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जब तक ये रीसेट नहीं होता, जब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा। जब तक ये प्रोसेस अच्छा, चलता तो रहेगा। क्या ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ये सेव हो जाती है? मिसाल के तौर पे हमने स्विच जो है वो अपने दोबारा से रीस्टार्ट की, किसी वजह से पावर साइकिल से गुजारा हमने, तो उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा ये पूरा रिकॉर्ड बनेगा, जैसे एआरपी दोबारा बनता है, और तो ये सारे ये रिकॉर्ड भी सारे दोबारा बनेंगे। अच्छा ये देखें, कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है स्विच के ऊपर। तो हमने जो लफ्ज़ यहाँ पर पढ़ा था, ये स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है वो इज़ इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ऑल सिस्को कैटलिस्ट स्विचेस। तो आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत अभी तक नहीं पड़ रही यहाँ पे। नहीं सर, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग की मेरे बात कहने कर का रहा हूँ। मतलब ये था कि यानी ये जो भी प्रोसेस चलेगा, एक दफा स्विचेस सारे ऑन हो गए, उन्होंने सिलेक्शन कर ली, ब्रिज पोर्ट बिल्कुल, सिलेक्ट हो बिल्कुल, गया, बिल्कुल। नेक्स्ट टाइम भी वही होगा। हो गया, बिल्कुल डेफ़िनिटली। तो जब भी इस पावर बिल्कुल साइकिल से डेफ़िनिटली। गुजरेंगे हम, ये सारा प्रोसेस दोबारा होगा। डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम भी वही होगा। नहीं, दोबारा प्रोसेस होगा, लेकिन वो वही सारा प्रोसेस होगा। अगर पावर साइकिल से स्विच गुजरता है तो अगर ये स्विच नंबर 3 रूट ब्रिज बना हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी रूट ब्रिज यही बनेगा। हाँ, जब तक ये डाउन है, जब तक ये स्विच डाउन है तो इन दोनों स्विच में से किसी को रूट ब्रिज तो बनना है ना। तो फिर डिसीजन इनके बीच में होगा। मैं आपसे कहा कि कंडीशन नंबर 1 ये थी कि कोई केबल डाउन हो जाए, कोई डिवाइस डाउन हो जाए, या आप कोई नई डिवाइस ऐड करते हैं। ठीक है जी, आई होप क्लियर हो गया होगा कि ये स्विच अगर निकल जाए, पावर साइकिल हो जाए जो रूट ब्रिज है, तो जब ये स्विच खत्म, इसकी टोपोलॉजी से बाहर निकल गया, तो अब कोई नया स्विच जो है वो रूट ब्रिज बनेगा। मतलब जब एक रूट जो है वो टाइम आउट होगा, उसके बाद ये फिर सारा चेक करेगा और फिर दोबारा से नया टेबल बनाएगा तमाम चीज के लिए कि नया टेबल ये बनाएगा, रूट बिल्कुल ब्रिज नया है, टेबल बनाएगा, ये बिल्कुल रूट नया स्विच है टेबल और बनाएगा, व्हाटएवर। ठीक है सर। बिल्कुल नया टेबल बनाएगा। ठीक है ना? तो सिलेक्टिंग द रूट ब्रिज हो गया और सिलेक्टिंग द रूट पोर्ट हो गया। रूट ब्रिज और रूट पोर्ट। अब इसके बाद जो तीसरी चीज है स्पैनिंग ट्री के अंदर सिलेक्टिंग क्राइटेरिया, हम डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्टिंग डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट। अच्छा जी, तो मैं ये स्लाइड जरा इंक क्लियर कर लूं मैं कैसे। सेलेक्टिंग द डेजिग्नेटेड पोर्ट। डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी पोर्ट होती है स्पैनिंग ट्री के नजदीक? जिस पोर्ट से आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा होता है, और ये पोर्ट ऐसी होती है जो फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होती है। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट हमाद, वालेकुम हमाद, मैं क्लास जरा पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन वाली, तो मैं तुझे कॉल करता हूँ। ठीक है जानू? ओके, बाय। ओके, ओके। डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी पोर्ट होती है? जिससे आपका ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रहा होता है। नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट कौन सी होती है? जिससे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं हो रहा होता, और वो पोर्ट जो है ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होती है या ब्लॉक होती है। तो अगर हमारे केस के अंदर ये स्विच हम एज्यूम करते हैं कि रूट ब्रिज है, ये स्विच रूट ब्रिज है, क्योंकि
किसी रूट ब्रिज किस तरह बना है आपको पता चल गया कि प्रायोरिटी इसकी ब्रिज आईडी छोटी होगी, बाकी सारे के सारे क्या है, नॉन रूट ब्रिजेज हैं। नॉन रूट ब्रिज के ऊपर हमने ये डिस्कस किया कि ये वाली जो पोर्ट है, ये कौन सी पोर्ट है, रूट पोर्ट। तो मैं रूट पोर्ट को शॉर्ट में आरपी लिख रहा हूँ, रूट पोर्ट है। और यहाँ पर ये कौन सी पोर्ट है, आरपी रूट पोर्ट है ये, ठीक है जी। तो ट्रैफिक यहाँ से फॉरवर्ड होगा। अब डेजिग्नेटेड पोर्ट और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है, क्योंकि देखें ये, और एक बात, जो रूट ब्रिज स्विच होता है उसकी तमाम पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होती हैं, इसका मतलब उसकी तमाम पोर्ट डेजिग्नेटेड होती हैं। तो रूट ब्रिज या रूट स्विच जो होता है उसकी तमाम पोर्ट क्या होती हैं, डेजिग्नेटेड होती हैं। डेजिग्नेटेड मींस फॉरवर्डिंग, ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर रही है ये पोर्ट भी और ये वाली पोर्ट भी, दोनों पोर्ट्स फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होंगी। जो नॉन रूट ब्रिज स्विच होता है, जो स्विच 2 और स्विच 3 है, ये दोनों नॉन रूट ब्रिज हैं। नॉन रूट ब्रिज के ऊपर कोई एक पोर्ट होती है जो रूट पोर्ट होती है, और रूट पोर्ट जो होगी वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होगी। एंड अगेन जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है वो फॉरवर्डिंग पोर्ट होती है, वो फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होती है। तो ये दोनों पोर्ट्स क्या हो जाएंगी, आपकी रूट पोर्ट फॉरवर्डिंग पोर्ट हो जाएंगी। जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है वो ब्लॉकिंग पोर्ट होती है। अब स्विच 2 और स्विच 3 इन दोनों के दरमियान में इलेक्शन होगा कि कौन अपनी पोर्ट को डेजिग्नेट बनाएगा और कौन ब्लॉक करेगा या नॉन डेजिग्नेट बनाएगा, ठीक है जी। अब इनके दरमियान में इलेक्शन होने जाएगा, क्योंकि देखें स्विच नंबर 2 और 3 के दरमियान एक एक पोर्ट तो रूट पोर्ट बन चुकी हैं, बाकी जो बैकअप लिंक लगा हुआ है उस बैकअप लिंक के ऊपर भी तो ट्रैफिक ने आना है ना। और अगर बैकअप लिंक के ऊपर ट्रैफिक आ जाएगी, इस लिंक के ऊपर जो स्लॉट बनाए मैंने, अगर यहाँ पे ट्रैफिक आ जाएगी और स्विच के दरमियान फॉरवर्ड हो गई तो फिर वही स्विचिंग लूप बन जाएगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए स्विच 2 और स्विच नंबर 3 इनके दरमियान में इलेक्शन होगा कि कौन अपनी पोर्ट को ब्लॉक करेगा, ताकि ट्रैफिक फॉरवर्ड ना हो, अननेसेसरी ट्रैफिक, अनटिल अनलेस बैकअप लिंक डाउन ना हो जाए। तो उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, ये दोनों स्विचेस अब दोबारा अपनी ब्रिज आईडी को कंपेयर करेंगे, और ब्रिज आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रायोरिटी प्लस मैक। तो जिस स्विच की ब्रिज आईडी छोटी होगी वो स्विच क्या करेगा, अपनी पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट में लाएगा, अपनी पोर्ट को फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर लेकर आएगा, और जिस स्विच की ब्रिज आईडी बड़ी होगी उसे अपनी पोर्ट को ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि वो इलेक्शन हार जाएगा। स्पैनिंग ट्री के अंदर जो लीस्ट होता है वो विन करता है, जिसकी कॉस्ट का, जिसकी वैल्यू कम होती है वो विन करता है। तो स्विच नंबर 2 के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इसकी जो ब्रिज की प्रायोरिटी है वो डिफॉल्ट है, अगर 32768 है और इसका मैक एड्रेस है फॉर एग्जांपल AAA, और इसकी जो मैक एड्रेस इसका CCC है और ब्रिज की जो वैल्यू है वो 32768 और 8 है, तो इसकी बेसिस के ऊपर ब्रिज आईडी कंपेयर होगी। तो प्रायोरिटी तो दोनों की सेम आ गई। अब जब प्रायोरिटी सेम आ जाती है तो फिर अगला डिसीजन मैक पे जाता है। अगर प्रायोरिटी वहां पे छोटी मिल जाती तो मैक पे जाता ही नहीं वो। तो प्रायोरिटी सेम है तो डिसीजन किस पे होगा, मैक एड्रेस के ऊपर होगा, और मैक एड्रेस जिस स्विच का छोटा होगा वो पोर्ट क्या बनेगी, आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगी, यानी कि ये पोर्ट अपने आप को फॉरवर्डिंग स्टेट में रखेगा। ये वाली पोर्ट क्या हो जाएगी, ब्लॉकिंग। मैं इसको BL के शॉर्ट पे लिखता हूं, ब्लॉकिंग पोर्ट। और ब्लॉकिंग मींस नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट, ब्लॉकिंग मींस नॉन डेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड। सर यहाँ ब्लॉकिंग से क्या बात है, मतलब क्या ये इसकी पोर्ट्स पे जो है वो शट डाउन रहेंगी? नहीं, पोर्ट शटडाउन नहीं रहेंगी इसकी पोर्ट जो है, मैं भी आपको दिखाऊंगा ना, जरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ ना आपको। अच्छा ठीक। इसकी पोर्ट शटडाउन नहीं रहेगी, इसकी पोर्ट ब्लॉक हो जाएगी, यानी कि इस पोर्ट पे ट्रैफिक आ रहा होगा लेकिन ड्यू टू ब्लॉकिंग स्पैनिंग ट्रीज को ब्लॉक कर देगा, तो ये ट्रैफिक को सुनेगा जरूर मगर फॉरवर्ड नहीं कर सकता। अगर फॉरवर्ड कर दिया तो लूप जनरेट हो जाएंगे ना तीनों स्विच के दरमियान में, फिर वही अगर फॉरवर्ड कर दिया तो लूप घूम जाएगा स्विच के दरमियान, यहाँ से ट्रैफिक निकली, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, फिर घूम जाएगा। तो ये चीज अगर ये चीज ना हो, इसीलिए स्पैनिंग ट्री
डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाता है और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बनाता है। तो जो नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है वो पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर होती है, दूसरी बात ये ये सर ब्लॉकिंग ये स्टेट के अंदर होती है। दूसरी बात ये सर कि जो रूट ब्रिज है स्विच, आपने कहा कि इसकी तमाम पोर्ट्स जो हैं वो ऑल टाइम फॉरवर्डिंग स्टेज में ही रहेंगी, यानी जो पैकेट आएगा वो कहीं ना कहीं और फॉरवर्ड किया जाएगा, ये बिल्कुल मतलब हुआ। अच्छा, अगर हम एक पीसी बराबर इस स्विच के साथ एक पीसी बराह रास्त कनेक्ट कर देते हैं तो ठीक। अब क्या होगा? मतलब वो जो पोर्ट होगी वो क्या होगी? फॉरवर्ड, वो कोई रिसीवर एंड होगी या क्या होगी वो? नहीं वो तो अब उस रिसीवर भी सेंड देखिए आप भी, मैं डालने यहाँ पे क्लियर करते हैं इसको, इसको बनाते हैं कि आपने इस यहाँ पे लगा दिया एक कंप्यूटर, एक कंप्यूटर लगा दिया, ठीक अब है। क्या होगा? तो ये कंप्यूटर जब ट्रैफिक सेंड करेगा तो स्विच का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जिस पोर्ट से रिसीव होगा उसको छोड़ के बाकी तमाम पे फॉरवर्ड कर देगा। ये ट्रैफिक यहाँ भी चली जाएगी, ये ट्रैफिक यहाँ भी चली जाएगी, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है कि आपने रिक्वेस्ट क्या भेजी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसी रिक्वेस्ट भेजी है जो यहाँ पर रखे पीसी के लिए है या इस स्विच के पीछे लगे हुए पीसी के लिए है, ठीक है ना। तो ये जब रिक्वेस्ट यहाँ आएगी तो यहाँ से यहाँ मिल जाएगी इसको, लेकिन जब ये रिक्वेस्ट यहाँ से यहाँ पे आएगी और अगर इस पीसी के लिए नहीं होगी तो ये डिस्कार्ड कर देगा और ट्रैफिक यहाँ पे आएगी। जैसी ट्रैफिक इस लिंक के ऊपर आएगी तो ये लिंक किसके अंदर है? ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है। तो ट्रैफिक यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड नहीं होगा, इस स्विच के बाद दोबारा घूम के ट्रैफिक नहीं आएगा। क्लियर है? सर मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर जैसे ये कॉस्ट है, रूट जो है हमारा इस तरह से बनता है कि एक पीसी लगा हुआ है अपना S2 पे, और हमें वहां से बराह रास्त आना है, तो हर हाल में उसके लिए तो रूट कॉस्ट सेम ही रहेगी, ठीक है? देखो ठीक है, समझ में आ गई। आपका ये पीसी यहाँ लगा हुआ है ना, जब भी आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपके पास इन तीनों स्विचेस के ऊपर एक एक पीसी लगे हुए हैं, ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं, ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी। तो कंप्यूटर सी ने अगर कंप्यूटर बी से बात करनी है तो नेवर थिंक कि ट्रैफिक यहाँ से जाएगा, डिपेंड करता है, ट्रैफिक यहाँ से भी जा सकता है। अगर ये वाली पोर्ट आपकी रूट पोर्ट बन जाती है, आरपी रूट पोर्ट बन जाती है, तो ये वाली पोर्ट कौन सी पोर्ट बनेगी? या तो डेजिग्नेटेड या ब्लॉकिंग, डिपेंड करेगा कि इलेक्शन प्रोसेस क्या कहता है, ठीक है ना। ये हम एज्यूम नहीं कर सकते, चलें एज्यूम कर लेते हैं कि ये पोर्ट हमारी ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है, मींस नॉन डेजिग्नेटेड है। तो अगर ये पोर्ट ब्लॉकिंग स्टेट के अंदर है तो ट्रैफिक यहाँ तो फॉरवर्ड ही नहीं होगा, और ये रूट पोर्ट है तो ट्रैफिक रूट पोर्ट से निकल के इस स्विच के ऊपर आएगा, यहाँ मिल जाएगा पीसी को, और यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इस पीसी के पास जाएगा, अगर इसके लिए नहीं है डिस्कार्ड कर देगा। ये स्विच रिसीव करेगा तो यहाँ पर सेंड कर देगा क्योंकि ये पोर्ट इसकी फॉरवर्डिंग स्टेट के अंदर होगी। और लेकिन जब ये ट्रैफिक नीचे आएगा इस स्विच के पास आने के लिए तो ये क्या है? ब्लॉकिंग है। तो नेवर थिंक के लूप बनेगा क्योंकि ट्रैफिक यहीं डिनाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। आपने जो चीज याद रखनी है वो हमेशा ये याद रखनी है, स्पैनिंग ट्री के प्रोसेस के अंदर अगर जो स्विच रूट है, अगर ये स्विच रूट है तो तमाम ट्रैफिक रूट स्विच के थ्रू जाती है, ठीक है ना। तमाम ट्रैफिक रूट स्विच के थ्रू जाती है। मैंने आपको फिर समझाया था, मैं एक बार दोबारा से स्लाइड क्लियर करके बता दूं कि अगर आपके पास कंप्यूटर यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है, और आप कनेक्ट हुए हुए हैं इस तरफ, तो आपके नजदीक बेस्ट पाथ कौन सा बनता है? मशीन ए से मशीन बी तक जाने के लिए, जिसमें कम हॉप आ रहे हैं। ये स्विच 2 से 3 जो है ये बेस्ट पाथ है। ठीक है, स्विच 2 से स्विच 3 बेस्ट पाथ है, मगर मेरे पास रूट स्विच ये वाला बना हुआ है। अब ज़ाहिर है आप पहले रूट पे जाएगा और फिर ये वहां से यहाँ आएगा। बिल्कुल ये मजबूरी है स्पैनिंग ट्री के अंदर, यही आपके पास बेस्ट पाथ समझना अवेलेबल है, बिल्कुल बेस्ट पाथ आपके पास अवेलेबल है, मगर स्पैनिंग ट्री ने अगर इस पोर्ट को अप किया हुआ है, ट्रैफिक आपकी यहाँ भी निकल जाएगी, यहाँ भी निकल जाएगी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आएगी तो ये पोर्ट स्पैनिंग ट्री ने ब्लॉक की हुई है सही। ताकि लूप जनरेट ना हो। इसमें सर इसमें ट्रैफिक जाएगी रूट के पास फिर यहाँ आएगी। एसपीडी का कॉन्सेप्ट नहीं होता, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस वाला, कि वो खुद ही चेक करे कि मुझे छोटा कहां से पड़ रहा है। एस क्या? दोबारा बोलो। एसपीडी, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। एसपीटी, एसपीडी, डी फॉर डॉक्टर, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। नहीं, ये स्पैनिंग ट्री के अंदर ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है सर, थैंक यू। स्पैनिंग ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है जी। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो चीजें पॉसिबल थी मैंने बताई आपको। ये सबसे पहले एक बनता है रूट ब्रिज, फिर बनती है रूट पोर्ट, और रूट पोर्ट बनने के बाद
क्योंकि देखें एक स्विच है ना, अब ये स्विच रूट पोर्ट तो बन गई, तो बाकी सारी की सारी पोर्ट में तो कुछ ना कुछ तो बनना ही है ना, तो बाकी की सारी पोर्ट जो हैं वो बन जाएंगी आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट्स, लेकिन ये जो जो पोर्ट स्विच के साथ लगी हुई होगी वो बनेगी आपकी एक पोर्ट, एक तरफ ब्लॉकिंग बन जाएगी और ये डेजिग्नेट बन जाएगी या फॉरवर्डिंग बेस्ड ऑन के किसकी ब्रिज आईडी छोटी है, जिसकी छोटी होगी वो विन करेगा। ठीक है जनाब। तो इसके बाद अब तक देखें, अब तक की सारी बातों के अंदर एक सवाल आना चाहिए था आपकी तरफ से, वो ये कि इन स्विचेस का जो इलेक्शन होता है या इनको पता किस तरह से चलता है कि कौन रूट ब्रिज है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि बेस्ड ऑन प्रायोरिटी और ब्रिज आईडी और ये और वो, ये सारी की बातें ठीक हैं लेकिन इसी टोपोलॉजी के अंदर, एग्जिस्टिंग टोपोलॉजी के अंदर, ये जो है ये मेरा रूट रूट स्विच है और ये नॉन रूट स्विचेस हैं। ठीक है, नॉन रूट ब्रिज, और ये वाला भी जो है नॉन रूट ब्रिज। अब यहां से एक लिंक मैंने निकाला और नया स्विच एक ऐड कर दिया, स्विच नंबर 4। ये स्विच नंबर 4 जैसे ही ऐड हुआ, इसने क्या समझा, क्या एज्यूम किया कि मैं कौन हूं, रूट ब्रिज हूं। इस स्विच को पता किस तरह से चला कि रूट ब्रिज स्विच बने, तो उसके बाद ये नॉन रूट ब्रिज बनेगा। यानी कि इसको पता किस तरह चल जाएगा कि रूट ब्रिज जो है वो मैं नहीं हूं बट स्विच बने, क्योंकि आपने टोपोलॉजी के अंदर इसको अभी आप किया था तो ये रूट ब्रिज बन गया। अपने आप को समझने लगा कि मैं रूट ब्रिज बना नहीं, समझने लगा और दूसरों को बताने लगा कि भाई मैं रूट ब्रिज हूं, मैं रूट ब्रिज हूं। तो देखें इसके अंदर क्या होता है, एक पैकेट, एक चीज जो है वो नेटवर्क के अंदर घूम के जाती है। अगली स्लाइड आई थिंक है इसके अंदर, जिसे आप कहते हैं बीपीडीयू, जिसे आप कहते हैं बीपीडीयू। तो बीपीडीयू क्या होता है, बीपीडीयू इज ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। बीपीडीयू इज अ ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। All switches exchange information through BPDU, that is Bridge Protocol Data Unit। BPDU क्या होता है, एक छोटा सा पैकेट होता है जो कि एक स्विच से निकलता है, दूसरे स्विच पे जाता है, तीसरे स्विच पे जाता है। अगर एक BPDU स्विच नंबर 2 सेंड करता है, क्लास बड़ी खामोश है वैसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग लगा के निकल गए सारे। BPDU नहीं सर बैठे हैं। वो सर अगली क्लास में सवाल भी करूंगा, ऐसी बात नहीं नहीं सर हैं, यहीं पे हैं। सर मौजूद है। ठीक है जी। अगर नहीं सर मौजूद है। ओके ओके ग्रेट। तो एक स्विच जो है जब बीपीडीयू सेंड करता है तो ये स्विच एज्यूम करता है कि ये बीपीडीयू में भेज रहा हूं, मुझे दोबारा कभी ये बीपीडीयू नहीं मिलेगा। अगर स्विच नंबर 2 को ये बीपीडीयू कहीं से घूम के इस पोर्ट से बाहर निकला और अगर इस पोर्ट से जब सेंड हुआ और इस पोर्ट के ऊपर ये बीपीडीयू इसको रिसीव हुआ, तो ये स्विच अंडरस्टैंड करेगा, ये स्विच समझ जाएगा कि देयर इज अ लूप इन द नेटवर्क। कि सबसे पहले तो स्विच आपस के अंदर जो इलेक्शन करते हैं, वो इलेक्शन के अंदर रूट ब्रिज जब बनता है, नॉन रूट ब्रिजेस बनते हैं, रूट पोर्ट डिसाइड होती है, नॉन रूट पोर्ट डिसाइड होती है, डेजिग्नेटेड और नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट बनती है। तो स्विचेस को पता किस तरह चलता है कि नेटवर्क में लूप बनने वाला है तो स्पैनिंग ट्री काम करे, तो ये बीपीडीयू का पैकेट जो है वो अक्रॉस द स्विचेस सेंड होता है। और जब भी कोई बीपीडीयू का पैकेज सेंड होता है तो वो स्विच एज्यूम करता है ये मुझे घूम के दोबारा नहीं मिलेगा, और अगर मिल जाता है इसका मतलब होता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लूप इन द नेटवर्क। तो तब आपका स्पैनिंग ट्री एक्टिव होता है, काम करता है। आपने अक्सर वो फिल्में या वो देखे होंगे ड्रामे ना, वो थोड़ा हाथ के अंदर उनके वो होती है जिसको वो घुमा के मारते हैं, जोर से मारते हैं और वो घूम के वापस उनके पास जाती है हाथ के अंदर, वो बूमरिंग कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो घूमती हुई जाती है वो। तो बीपीडीयू हाँ पैकेट सर वो डिस्क होती है, एक डिस्क। हाँ बूमरिंग कहते हैं उसको ना, फिर बूमर करना होता है। तो ये बीपीडीयू का पैकेट भी वैसा ही एक पैकेट होता है। ये स्विच एक तरफ पैकेट सेंड करता है और घूम के दोबारा मिल जाता है अगर उसको, तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है कि नेटवर्क के अंदर लूप है। ठीक है, तो बीपीडीयू एक ऐसा पैकेट होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, कि जिस तमाम स्विचेस आपस में इसके थ्रू इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। तो स्विच क्या करता है, हर 2 सेकंड के बाद, एवरी 2 सेकंड्स के बाद एक बीपीडीयू सेंड करता है ये चेक करने के लिए
कि मेरा जो 7 वाला स्विच है या ऊपर वाला स्विच है या जो लिंक है वो अप है, डाउन तो नहीं है, ये तमाम चीजें बीपीडीयू चेक करता है। और बीपीडीयू के टाइमर्स की बात अगर आप करो तो डिफॉल्ट टाइमर जो बीपीडीयू के हैं वो 20 सेकंड का होता है। अच्छा, 20 सेकंड कौन से टाइमर की बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले इलेक्शन हुआ था रोड ब्रिज का, जिसके अंदर उसने एज्यूम किया था मैं जो बीपीडीयू सेंड करूंगा वो पैकेट दोबारा घूम के नहीं मिले, अगर मिल जाता तो लूप है। और वो टोपोलॉजी डिसाइड होने के बाद पूरा नेटवर्क अप एंड रनिंग है। ये पोर्ट आपकी रूट पोर्ट है, या आपकी रूट पोर्ट है, और ये वाली जो है वो डेजिग्नेटेड ये वाली ब्लॉकिंग पोर्ट है, बीएल के, ये ब्लॉकिंग पोर्ट है। तो दूसरा बीपीडीयू का पैकेट हर 2 सेकंड के बाद जाता है, ये चेक करने के लिए कि ये पोर्ट्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये डाउन तो नहीं हो गई पोर्ट्स, ये पोर्ट ठीक है। अगर ये वाली रूट पोर्ट डाउन हो जाती है तो बीपीडीयू के पैकेट जाना बंद हो जाएंगे और रोड ब्रिज तक उसका रास्ता डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये स्विच क्या करेगा, स्विच नंबर 2 इस वाली पोर्ट के ऊपर बीपीडीयू सेंड करना शुरू करेगा। जैसे ही बीपीडीयू इस पोर्ट पे रिसीव होगा तो ये पोर्ट देखेगी मुझे बीपीडीयू रिसीव हुआ है स्विच नंबर 2 से। स्विच नंबर 2 के ऊपर बीपीडीयू वेट करेगा इसका 20 सेकंड इस पोर्ट के अप होने का, जो कि उसके डेड टाइमर है। 20 सेकंड इसका डेड टाइमर है। अगर 20 सेकंड तक ये लिंक रीस्टोर नहीं होता, अप नहीं होता, तो बीपीडीयू क्या करेगा, इस वाली पोर्ट को, ब्लॉकिंग पोर्ट को फॉरवर्डिंग में डाल देगा, लिसनिंग में डाल देगा, लिसनिंग के बाद लर्निंग में डाल देगा। जहां आपके पैकेट ट्रेसर के अंदर ये पोर्ट ऑरेंज हो जाती है, ऑरेंज होने के बाद कुछ टाइम के बाद ग्रीन होती है, तो बेसिकली वो लिसनिंग LSN लिसनिंग का प्रोसेस होता है 15 सेकंड्स का, और LRN लर्निंग का प्रोसेस होता है 15 सेकंड का। तो 15 सेकंड लिसनिंग, 15 सेकंड लर्निंग, 30 सेकंड्स का प्रोसेस। आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद वो रफली 30 सेकंड का प्रोसेस, तो 30 सेकंड के बाद वो पोर्ट आपकी अप होती है। सर 30 सेकंड के बाद पोर्ट अप हो रही है जी। सर जैसे आपने कहा कि बीपीडीयू जब निकलता है तो वो स्विच ये एज्यूम करता है कि मुझे वापस नहीं मिलेगा। वापस आने का मतलब ये है कि देयर इज अ लूप। तो जब सर ये इसने पैकेट निकाल दिया, फर्ज करें कि S2 से S1 की तरफ पैकेट निकला और लाइन जो है वो कट चुकी है, तो वापस तो ये आएगा नहीं, तो ये यही समझता रहेगा कि जो है वो लाइन अप है, मतलब वापस स्विच 3 को, हाँ स्विच 3 को बीपीडीयू मिलना बंद हो जाएंगे स्विच 2 से, जो कि बीपीडीयू को अभी फर्ज करें कि जो लाइन बनी हुई है हमारी स्विच 2 और 1 के दरमियान बनी हुई है लाइन, यानी ये मेन लाइन है। ये ड्रॉप होगी, इसने एक बीपीडीयू निकाला S1 के लिए और वहां ये जो है पहुंचा ही नहीं, क्योंकि उसको, और ये भी ये समझ रहा है कि मुझे इसको वापस आना ही नहीं है, और इधर लाइन ब्रेक हो गई है, रूट तक पहुंचेगा ही नहीं। ये यहाँ से ये रूट तक नहीं पहुंचेगा, ये वेट करेगा 20 सेकंड के बाद। 20 सेकंड तक अगर ये लिंक रीस्टोर नहीं होगा तो ये जो सेकंड वाला लिंक है ये लिंक आपका एक्टिव होने जाएगा। सर इसको लिंक के रीस्टोर होने का इसको पता कैसे चलेगा? तो क्या S1 इसको कोई एक्नॉलेज भेजेगा? नहीं, जब लिंक रीस्टोर हो जाएगा तो ये तो लोकल स्विचेज है ना, ये स्विच तो लोकल स्विचेज हैं, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। जब लिंक रीस्टोर हो जाएगा तो यहाँ से बीपीडीयू ये स्विच सेंड करना शुरू कर देगा बेस्ड ऑन कि कौन से लिंक की कितनी कॉस्ट आ रही है। जो छोटी कॉस्ट होगी वहां से बीपीडीयू सेंड और ट्रैफिक वहां से सेंड होना शुरू हो जाएंगे। जब आपका ये लिंक डाउन हो गया, प्राइमरी लिंक ये है क्योंकि कॉस्ट कम आ रही है रूट पोर्ट, प्राइमरी लिंक डाउन हो गया, 20 सेकंड वेट करेगा। 20 सेकंड तक अगर प्राइमरी लिंक अप नहीं हुआ तो सेकेंडरी लिंक के ऊपर ट्रैफिक जाना शुरू हो जाएगी और ये पोर्ट आपकी रूट पोर्ट बन जाएगी। ये पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट से हटके डेजिग्नेटेड की तरफ आएगी और फॉरवर्डिंग स्टेट में चली जाएगी। ठीक, थैंक यू। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि 15 मिनट लिसनिंग में लगाएगा। जब ये पोर्ट ब्लॉकिंग के अंदर है ना, तो 20 सेकंड तक अगर उसको जो है ये लिंक रीस्टोर नहीं होता तो वो ट्रैफिक यहाँ जाना शुरू करेगा रूट पोर्ट के थ्रू, और जैसे ही यहाँ जाएगा तो बीपीडीयू की मदद से इसको पता चल जाएगा कि रूट पोर्ट ये बन चुकी है, तो ट्रैफिक अब इसको ब्लॉकिंग से फॉरवर्डिंग में आना है। तो फॉरवर्डिंग में आने से पहले ये पोर्ट 15 सेकंड लिसनिंग के लेगी, 15 सेकंड लर्निंग के लेगी। कितने हो जाएंगे? 15 30 सेकंड प्लस 20 सेकंड बीपीडीयू ने डाउन रखा पोर्ट को ऊपर। 20 सेकंड बीपीडीयू ने पोर्ट को डेड टाइमर था उसको डाउन रखा। 20 सेकंड होने के बाद ये पोर्ट जो है आपकी लिसनिंग लर्निंग में आई, प्लस 2 सेकंड वो जो बीपीडीयू का टाइमर है एवरी 2 सेकंड,
तो 30-20 कितने होगा ये टोटल 52 सेकेंड्स। इसका मतलब ये है कि आपके जो बैकअप लिंक है उसको अप होने के अंदर टोटल 52 सेकेंड लग रहे हैं, और आजकल के नेटवर्क के अंदर 52 सेकेंड्स का डाउन टाइम कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। 52 सेकेंड में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पिंग जो है वो ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो बेसिकली समझाना आपको क्या है अभी कि स्पैनिंग ट्री काम किस तरह से कर रहा है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और अब सवाल ये है कि क्या इंडस्ट्री यूज करती है इसको या नहीं करती, क्योंकि हमने तो जब भी पैकेट ट्रेसर लगाते हैं, मैंने आपसे कहा ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, डिफॉल्ट पे स्पैनिंग ट्री इस तरह चलता है। मगर बड़े नेटवर्क्स के अंदर अक्रॉस द स्विचेस स्पैनिंग ट्री को फाइन एंड ट्यून किया जाता है, स्पैनिंग ट्री को फाइन एंड ट्यून किया जाता है, क्योंकि 52 सेकंड का मतलब है कि आपकी तमाम एप्लीकेशन डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आपके पास है RSTP, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो हम अभी बात करें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को। ठीक है, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर कुछ चेंज। सर एक क्वेश्चन है। यार ये माइक ना अपना अनम्यूट रखें जो नेसेसरी है। जी आप करें सवाल। सर अगर S1 और S3 के दरमियान लिंक टूट जाता है तो जो S1 रूट और ब्रिज है, S3 के दरमियान मतलब ये वाला लिंक, जो ये वाला लिंक है, ये वाला, नहीं सर, नहीं सर, ऊपर ये वाला वाला लिंक, S1, ये वाला लिंक। जी जी सर, जी ये वाला अगर ये ब्रेक हो जाता है तो क्या रूट ब्रिज तब भी S1 ही रहेगा? बिल्कुल, रूट ब्रिज तो वही है ना। देखें, रूट ब्रिज तो जो बनता है वो आपका बनता है ब्रिज आईडी के ऊपर। अब ब्रिज आईडी अगर इसकी आपने कर दी 4096 और मैक एड्रेस जी। भले इसका CCC है, बट ये रूट ब्रिज है क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी छोटी है। लेकिन सर अब ये होगा कि जो S3 का ट्रैफिक है वो S2 से होते हुए जाएगा S1 की S2 से तरफ। होते हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो अभी डिस्कस कर चुके हैं ना कि S2 से जाए, क्यों जाएगा, क्योंकि रूट पोर्ट बनेगी। अब रूट पोर्ट ने सिलेक्ट होना है। पहले पहले क्या था, यार ये किसका माइक खुला हुआ है? असद का खुला, किसका खुला है माइक? सर मेरा बंद है। अच्छा, तो पहले रूट पोर्ट ये वाली बनी हुई थी, क्योंकि अब लिंक डाउन हो गया है, तो अब रूट पोर्ट चेंज होगी, रूट ब्रिज चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब ये डाउन हो जाएगी तो ये रूट पोर्ट बन जाएगी वही। और किस तरह बनेगी, इलेक्शन प्रोसेस मैंने बताया आपको, उस कंडीशन की बेसिस के ऊपर बनेगी। ठीक है जी। तो स्पैनिंग ट्री के अंदर जो पोर्ट्स के स्टेट हैं, जिसे मैं ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग कह रहा हूँ, वो ये सारे स्पैनिंग ट्री के अंदर स्टेट्स होते हैं। ठीक है, ये स्टेट्स हैं स्पैनिंग ट्री के। और वो जो मैं आपसे कह रहा था डेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड, वो रोल्स हैं स्पैनिंग ट्री के, पोर्ट के रोल्स होते हैं। तो ब्लॉकिंग पोर्ट का जो रोल होता है वो कौन सा होता है? नॉन डेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड, नॉन डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है। मतलब ये रोल है पोर्ट का, कि पोर्ट का रोल क्या होगा। तो पोर्ट का जो रोल है वो नॉन डेजिग्नेटेड है, और पोर्ट का जो स्टेट है वो क्या है? ब्लॉकिंग है। ये चीज थोड़ी सी चेंज हुई, फाइन एंड ट्यूनिंग हुई, जब आप स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल से रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर चले गए। रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर कोई लिंक डाउन होता है तो 52 सेकंड्स का वेट नहीं करना पड़ता। उसमें आई थिंक एक या दो पिंग ड्रॉप होते हैं, एक दो पिंग ड्रॉप होते हैं। अगर 52 सेकंड्स के अंदर आप वेट करेंगे तो कोई 10 पिंग तो टूट जाएंगे, 8-10 पिंग टूट जाते हैं। तो रैपिड स्पैनिंग ट्री फास्ट होता है। RSTP का मतलब है, आर का मतलब है रैपिड, आर का मतलब है रैपिड, रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और IEEE का प्रोटोकॉल है, तो इसका प्रोटोकॉल नंबर क्या है? 802.1W। इसका 1D है, जिसका 1D है वो स्पैनिंग ट्री है, और स्पैनिंग ट्री को बेसिकली CSTP भी कहते हैं। C स्टैंड्स फॉर कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, CSTP या कॉमन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, और RSTP रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। जो ब्लॉकिंग स्टेट था वो आपके पास यहाँ पे डिस्कार्डिंग हो गया स्पैनिंग ट्री के अंदर। जो लिसनिंग स्टेट था वो यहाँ पे डिस्कार्डिंग होता है, यानी कि ये दो चीजें सेम मर्ज हो गई। ये दो के एक रोल है, डिस्कार्डिंग। लर्निंग लर्निंग है, फॉरवर्डिंग फॉरवर्डिंग है,
लर्निंग हुआ, फॉरवर्डिंग ये, और डिसेबल होता है। ठीक है, कोई सवाल बीपीडीयू के अंदर? तो फिर हम थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर कि टोपोलॉजी लाइट्स का क्या स्टेटस है, और रूट ब्रिज को चेक करते हैं कि कौन सा बनता है और किस कंडीशन पे बनता है। तो कंडीशन हमने डिस्कस की है अभी। सर एक दफा रूट पोर्ट वाली स्लाइड दिखा दें। रूट पोर्ट वाली स्लाइड दिखा देता हूँ, मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा आपको ना। चलें ठीक है रूट पोर्ट, ठीक है, रूट पोर्ट वाली एक काम ग्रुप में करते भेज दीजिएगा हैं प्लीज, तो जी, स्लाइड ग्रुप में भेज हाँ दीजिएगा सर। भेज दूंगा जी जी।